कि भाई जब जेडे सर का हुआ तुम लोग प्रोटेस्ट लेकर मंत्रालय तक आ गए थे। जब जिग्ना को अरेस्ट किया तुम लोगों ने क्या किया? तो उसका कैरेक्टर पूरा असैसिनेट कर दिया गया, करियर खत्म कर दिया गया। इट वाज जस्ट यही सेम चीज़ रिया चक्रवर्ती के साथ भी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत में आई थिंक वी लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी कुड हैव यूज दैट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, टॉक्ड अबाउट प्रिवेंशन अवेयरनेस। बदलापुर की एक स्कूल में ये वाकया सामने आया था जहाँ पर उस स्कूल का एक एम्प्लॉई उसी स्कूल की बच्चियों को कर रहा था। ये कोई नकार नहीं रहा है कि उन बच्चियों के साथ जो हुआ स्कूल में वो गलत था, और अगर वो साबित होता है तो देयर वाज अ वेरी बिग चांस कि अदालत उसको सजाए मौत भी सुनाती थी। द ओनली इशू इज दैट वो सारा प्रोसेस सर्कमवेंट करके आपने स्ट्रीट जस्टिस दे दिया। द थिन लाइन इज अ सेंटेंस कॉल्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उसके बाद और एक ये घटना हुई कि स्कूल के बाहर जब आंदोलन चल रहा था तभी एक फीमेल रिपोर्टर है जिसको वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर ने ये पूछा कि तुम ये केस इस तरह कवर कर रहे हो जैसे मानो तुम्हारा ही हो गया है। तो ये एक्चुअली बोला गया। ब्लेटेंटली कहा गया फॉर्मर मेयर ऑफ बदलापुर, अंडरवर्ल्ड का मेनेस होने के पहले खालिस्तान का मेनेस था। केस इतने बढ़ गए कि एक केस में तो एक पूरी फैमिली थी, पति पत्नी और बच्चे, उनको रास्ते पे लेटा कर उनके ऊपर से ट्रक चलाया गया था। एट वन पॉइंट स्पेशली अगर आप गुलशन कुमार का देखते हैं तो वो दिन दहाड़े इतना ब्लेटेंट था कि पुलिस को लगा कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दे हैड टू आंसर दैट वायलेंस विद वायलेंस। असॉल्ट एक ऐसा क्राइम है इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ असॉल्ट केसेस जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि विक्टिम को शर्म आती है। इफ सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस है तो द पुलिस इज आस्किंग सच एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस टू द गर्ल Right. कि वो फिर कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी 2 बार सोचती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिके ऑफ सोसाइटी तो ऑलरेडी हो गया है। आई डोंट नो कि मतलब फिर वो एज अ सिटीजन मेरे पास में क्या हेल्प है। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट देने से कतरा रहा हूँ बिकॉज द डीके ऑफ सोसाइटी इज सो बैड, विच आई कंप्लीटली एग्री विद। दैट इज़ वाई पीपल लाइक मी आर अप्रोच्ड बाई विक्टिम्स कि हमको हेल्प चाहिए, जबकि उनको जाना चाहिए पुलिस के पास। दिस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम हैज़ बीन कॉज्ड बाय सिस्टम, राइट? इन दैट सेम वे आई वांट टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल का माइंडसेट, बिकॉज जब आप एक ट्रिगर दबा रहे हो या आप एक किसी को चाकू मार रहे हो, उसके बीच में देयर इज दिस 1 सेकंड का एटलीस्ट आपके दिमाग में थॉट आता हो। ट्रू ट्रू। सो व्हाट इज हैपनिंग? दे आर कॉन्शियसली चूजिंग उस थॉट को और आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए एंड उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है मिस्टर गौतम मिंगले। गौतम मिंगले जी एक सीनियर जर्नलिस्ट है और अपने करियर में उन्होंने क्राइम से लेके साइबर क्राइम सब कुछ कवर किया है। ही इज़ ऑल्सो अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं क्राइम की दुनिया के बारे में। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली बदलापुर में जो एक रेप केस हुआ था उसके बारे में। इस केस के बारे में हमने बहुत एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन किया गौतम जी के साथ, जहां हमने बात की अबाउट द केस ऑफ कोर्स, और फिर हमने बात की एलिजेडली जो फेक एनकाउंटर हुआ था उसके बारे में। इस पॉडकास्ट में क्राइम की दुनिया से जुड़ी कई और बातें की गई है। हमने बात की कि किस तरह से पुलिस डील करती है क्रिमिनल से। हमने बात की कि किस तरह से गैंगस्टर्स अपनी गैंग में नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, और इसमें आपको क्राइम की दुनिया के बारे में कुछ ऐसे पहलू पता चलेंगे जो आपको शायद पहले नहीं पता थे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। गौतम जी, आपका स्वागत है शो पे। हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है अबाउट साइबर सिक्योरिटी, बट आई डोंट नो कि इनमें से कौन सा वाला पहले रिलीज होगा। सो एक बार फिर से स्वागत है उसके लिए। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं आपके जो 16 इयर्स का आपका करियर रहा है जी कवरिंग क्राइम, जी उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। बट सबसे पहली चीज़ जो हम कवर कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, दैट इज समथिंग, एक हीनियस क्राइम है जो बदलापुर में हुआ था, महाराष्ट्र में बदलापुर में। फॉर दोज पीपल जिन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप वो रिले कर सकते हैं एक बार? बदलापुर की एक स्कूल में ये वाकया सामने आया था जहाँ पर उस स्कूल का एक एम्प्लॉई उसी स्कूल की बच्चियों को मॉलेस्ट कर रहा था, सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था। और वो केस बहुत बड़ा बन गया क्योंकि जब वो वाकया बाहर आया उसके बाद ये भी पता चला कि उनमें से एक बच्ची के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें काफ़ी घंटों तक बिठा कर रखा गया, एफआईआर लेने में देरी हो गई। स्कूल के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो भी इन अ केस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ उतने ही जिम्मेदार होते हैं उस गुनाह के लिए, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, वो भाग गए, फरार हो गए। फिर उस एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया।
जब भी पेरेंट्स सारे रास्ते पे उतर गए आंदोलन करने के लिए, रेल रोको किया गया, उनको डिस्पेल करना पड़ा बाय फोर्स। उसके बाद और एक ये घटना हुई कि स्कूल के बाहर जब आंदोलन चल रहा था, तभी एक फीमेल रिपोर्टर है जिसको वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर ने ये पूछा कि तुम ये केस इस तरह कवर कर रहे हो जैसे मानो तुम्हारा ही रेप हो गया है। तो ये एक्चुअली बोला गया। ब्लेटेंटली कहा गया, फॉर्मर मेयर ऑफ बदलापुर। ओके। सो उसकी वजह से पब्लिक के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ गया था। देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट अगेंस्ट द करंट स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद ये पता चलता है कि जो मेन अक्यूज है अक्षय शिंदे, उसको सेंट्रल जेल से निकाल के जब वापस पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, क्योंकि उसकी वाइफ ने एक फ्रेश केस फाइल किया सेक्सुअल असॉल्ट का उसके खिलाफ। ऑन अच्छा, द वे मतलब उसकी वाइफ ने भी उसके अगेंस्ट केस उसकी एक्स वाइफ ने केस फाइल किया उसके फ्रेश एफआईआर। उसके लिए उसको सेंट्रल जेल से निकाल कर वापस पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। ऑन द वे सपोजिटली उसने पुलिस की गाड़ी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की सर्विस वेपन छीन ली। 3 राउंड चलाए, एक राउंड उस पुलिस ऑफिसर की पाँव में लग गए, बाकियों को रिटर्न फायर करना पड़ा और उसका इनकाउंटर हो गया। ये कहानी सामने आई, शाम का टाइम था जब ये सब सामने आया। और अचानक जो बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने वो दौर देखा है या उस दौर से गुजरे हैं या उसके बारे में क्लोजली स्टडी किया है, बिकॉज व्हेन यू आर इन द प्रोफेशन आपका उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। आप बस पेपर में पढ़ के छोड़ नहीं देते हो, आप प्रोएक्टिवली और पता करते हो, टच में रहते हो लोगों के। तो बहुत सारी बातें खटकने लग गई दिमाग में। 80s और 90s के दौर की बात कर रहे हो आप यहाँ पे रेफरेंस? 80s और 90s में इनफैक्ट 89 से ये दौर शुरू हुआ, जब सबसे पहले अंडरवर्ल्ड का मेनेस होने के पहले खालिस्तान का मेनेस था मुंबई में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में काफ़ी सारे खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुंबई आने लग गए। ओके, ये मुझे कभी पता नहीं था कि खालिस्तानीज एक्चुअली मुंबई आ रहे थे। इट वॉज अमंग द वर्स्ट टाइम्स टू बी लिविंग इन मुंबई। इट वॉज एन इवन वर्स्ट टाइम इफ़ यू आर अ सिख, क्योंकि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर आकर रहने लगे, छुपने लगे, वो लोग यहाँ के सिख सिविलियन पॉपुलेशन को वो लोग टारगेट करने लग गए, उनसे पैसे मांगने लग गए फॉर द कॉज। और ये सारा पैसा पंजाब पहुँचाया जाता था, और जो लोग नहीं देते थे उनको डराया धमकाया जाता था, फिर उनको मारा जाता था। और धीरे धीरे उनकी जो हरकतें हैं वो इतनी बढ़ गई कि वो लोग लिटरली ऑटोमेटिक वेपन्स से AK-56 से उनको गोलियां मारने लग गए। मुंबई में? मुंबई थाने नवी मुंबई में ये केस इतने बढ़ गए कि एक केस में तो एक पूरी फैमिली थी, पति पत्नी और बच्चे, उनको रास्ते पे लेटा कर उनके ऊपर से ट्रक चलाया गया था। व्हाट? ये अभी ये लेट 80s की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट द डिस्टेंट पास्ट। ओके। एंड इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर द पुलिस फेल्ट कि ये अब हद से ज़्यादा हो रहा है। उसी दौरान लखमेर सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर था। विखरौली में एक जंक्शन पे एक जीप रुकती है सिग्नल पे। लखमेर सिंह ट्रैफिक पुलिस में ऑन ड्यूटी है। सिग्नल छूटने के बावजूद जीप हिलती नहीं है। तो लखमेर सिंह ने एक कांस्टेबल को भेजा ये देखने के लिए क्या दिक्कत है। कांस्टेबल गया, अंदर 4 खालिस्तानी टेररिस्ट बैठे हुए थे। कांस्टेबल ने कहा कि सिंह साहब ने बुलाया है, क्यों रुके हो। उनमें से एक ने कुर्ते के ऊपर लपेटे हुए शाल को ऊपर करके अपनी AK-56 दिखाई कि उनको बोलो हम भी सिंह साहब हैं। कांस्टेबल ने देखी AK-56, वो दौड़ते हुए गया, तब तक ये गाड़ी निकल गई। कांस्टेबल ने कंट्रोल रूम फ़ोन किया, लखमेर सिंह ने कंट्रोल रूम फ़ोन किया बैकअप बुलाने के लिए कि ऐसे ऐसी एक जीप निकली है, उसका पीछा करना है। वो जीप वापस आई, उनको शक हो गया था कि ये इन्फॉर्म कर देगा कंट्रोल रूम में। वो जीप वापस आई और दिन दहाड़े लखमेर सिंह और उन दोनों कांस्टेबल को गोलियों से उड़ा दिया गया। ओह माय गॉड। बीच चौराहे में। ये कौन सा एरिया था? विखरौली। विखरौली। और देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर इन द पुलिस फोर्स आफ्टर दैट। उस वक्त जो नॉर्थ रीजन जो कहा जाता है मुंबई का, अभी आप अगर मुंबई देखते हैं तो पुलिसिंग के लिए इट इज़ साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, वेस्ट, ईस्ट। उस वक्त जो हम वेस्ट रीजन कहते हैं और नॉर्थ रीजन, वो पूरा एक ही रीजन था। तो उसके जो DIG थे, एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान, उन्होंने ऐसे 5-6 केस का एक रिकॉर्ड बनाया था कि पैटर्न सिमिलर हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, वेपन्स का कैलिबर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गोलियां टिन शेड के थ्रू जा रही हैं, मतलब ये सच में दे आर वेरी लीथल वेपन्स। तो उस सब का एक ब्यौरा लेकर के ही पुट इट इन फ्रंट ऑफ द करंट कमिश्नर मिस्टर राममूर्ति, और उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड सैंक्शन किया। उसके अंदर बहुत सारे यंग ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द रीजन चुने गए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, जो लोग हिम्मत से काम लेने वाले थे। एक तो था जो काफ़ी नया सब इंस्पेक्टर था, एंड AA खान वेंट टू कंट्रोल अ राइट इन जोगेश्वरी विद दिस मैन, और उसका वहाँ पर काम देख के उसने कहा कि कल से मेरे ऑफिस आना, तुम मेरे स्क्वाड में आओगे। तो इस तरह से सबकी हिम्मत, सबके काम को देख देख के उनको चुना गया।
इस स्क्वाड को कहा गया सबसे पहला ATS, ओके। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिनका सिंगल पॉइंट मिशन था खालिस्तानी मेनेस को ख़त्म करना। दिसंबर 89 में लखमेर सिंह का कत्ल हुआ था और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1990 इन लोगों ने कई सारे सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करके इंफॉर्मेशन निकाल के लिंक से लिंक जोड़ के दे ट्रैक्ड लखमेर सिंह किलर्स ऑल द वे टू गुजरात। भरूच में जा कर के वहाँ पे उस बिल्डिंग को घेर लिया, लोकल पुलिस, कमांडोज, कोऑर्डिनेशन सब करके एक पूरा दिन बीत गया उसमें, बट एट द एंड ऑफ इट वो लोग मारे गए, जो कातिल थे वो मारे गए। दैट वाज अमंग द फर्स्ट इनकाउंटर्स एज सच। उसके पहले भी इनकाउंटर्स हुए थे, मतलब सी द पुलिस हैज़ अ पावर टू शूट समवन और यूज़ द सर्विस वेपन अगर उनको अपनी ज़िंदगी पे एक खतरा महसूस होता है। तो कन्फ्रंटेशंस हुए थे, पर ये एक बहुत बड़ा ये था, मतलब ये ATS के लोग तो गुजरात में इतने फेमस हो गए थे उसके बाद में कि मुंबई के कमांडो है करके। उनको होटलों में खाना फ्री मिलता था, नाई उनकी दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं लेता था, और फिर वो वापस आए एंड फिर मुंबई में और बहुत सारे लोगों को मारा। एक बहुत ही कमिटेड टेररिस्ट था जिसको IB के इनपुट्स पे अरेस्ट किया था, और वो इतना ज़्यादा रेडिकलाइज था कि इंट्रोगेशन में उससे कुछ बोलवाया नहीं, इसलिए उसने लॉकअप में बैठकर अपनी ज़बान काट ली थी दांतों से। अच्छा। इट वॉज दैट बैड। ओके। राइट। ये खान की बेटी अलीशा खान को किडनैप करने के अटेम्प्ट्स हो चुके हैं जब वो बच्ची थी। सो फॉर वहाँ से दोज जो नहीं जानते, ए खान, पीपल आउटसाइड ऑफ मुंबई और महाराष्ट्र, ए खान कौन थे? A. Khan was an IPS officer. He was serving IPS officer with the Mumbai police, who pioneered the ATS. बाद में ATS का एक नया रूप था। ही वॉज ऑल्सो द वन जिन्होंने लोखंड वाला शूट आउट हेड किया था। एग्जैक्टली। सो खालिस्तान का मैनेस कम होते होते अंडरवर्ल्ड बढ़ने लग गया था। तो उसी स्क्वाड को कहा गया कि अब तुम यहाँ पर ध्यान दो। ओके। तो फिर दाऊद इब्राहिम कास्कर की गैंग, छोटा राजन उसके साथ में उस वक्त जुड़ा हुआ था, उनके अलग अलग शूटर्स जैसे कि माया डोलस हो, उनके पीछे ये लोग लग गए। बहुत सारे स्मगलिंग ऑपरेशंस पे उन्होंने रोक लगा दी, बहुत सारे ड्रेडेड जो शूटर्स थे उनको अरेस्ट किया। उनमें से एक माया डोलस था जिसका लोखंडाला में एनकाउंटर हुआ। और ATS के मेंबर तो ये भी कहते हैं कि माया डोलस नाम के लिए ही वाज लाइक मोर ऑफ अ ऑरा, बट द एक्चुअल किलर वाज दिलीप बुआ। दिलीप कोहक उसका नाम था, दिलीप बुआ कहते थे। लोखंडवाला की उस बिल्डिंग में जब ATS की टीम पहुंची और जब उन्होंने दरवाज़ा हल्के से खोल के अंदर देखा कि कौन है, तो दिलीप बुआ कुर्सी पर बैठ के TV देख रहा था, और उसने एक सेकंड भी हेजिटेट किए बिना बगल में रखी हुई राइफल उठाकर फायरिंग शुरू कर दी। उसमें एक अफसर को हाथ पे गोली लग गई। MA कवि, मोहम्मद अब्दुल कवि नाम था उनका। वो कुछ ही महीने पहले उनकी डेथ हो गई। वो रिटायर हुए बाद में फोर्स से। उनको ये लग गए, फिर और एक ऑफिसर की छाती में गोली लग गई, उनको हॉस्पिटल ले गए थे, फिर बैकअप बुलाया, फिर वो पूरा कॉम्प्लेक्स घेर करके जो लोखंड वाला एनकाउंटर हम आज जानते हैं वो तब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की हरकतें और बढ़ रही थी। फिर ये ATS 93 राइट्स में जिस तरह उन्होंने हैंडल किया तो वो कंट्रोवर्सी में आ गई, एलिगेशंस हुए, वो डिसबैंड कर दिया गया। फिर क्राइम ब्रांच और पुलिस से जुड़े हुए जो नए ऑफिसर थे उसको बहुत ही फेमस नाम दिया गया है द क्लास ऑफ 83। 1983 बैच के जो लोग पास आउट होकर धीरे धीरे सब इंस्पेक्टर API PI बन के जो आए, उनके हाथों एनकाउंटर होने लगे, एंड देन दे बिकेम द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। द P गैंग, पुलिस गैंग उन्हें कहा। द P गैंग कहते थे, 83 के शूटर कहते थे, क्या क्या कहते थे उन्हें। सो उनमें से काफ़ी लोग बाद में कंट्रोवर्सी में फंस गए, क्योंकि एट वन पॉइंट स्पेशली अगर आप गुलशन कुमार का मर्डर वगैरह देखते हैं तो वो दिन दहाड़े इतना ब्लेटेंट था कि पुलिस को लगा कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दे हैड टू आंसर दैट वायलेंस विद वायलेंस। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डिस्प्यूट कि वो उतना एसेंशियल क्यों था उस वक्त। बट बाद में ये सामने आने लगा कि एक गैंग से पैसे लेकर दूसरे गैंग के आदमियों को मारा जा रहा है। 2-4 लोग थे जो मारे गए थे गैंगस्टर बताकर, जो निर्दोष बाद में पाए गए। उसकी वजह से इस पूरी एनकाउंटर कल्चर पे एक धब्बा लग गया। फिर धीरे धीरे वो एनकाउंटर्स भी कम हो गए और बंद हो गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे या तो अरेस्ट हो गए या डिसमिस कर दिए गए, या उन्होंने खुद छोड़ दिया, कोई करप्शन चार्जेस में फंस गया था, बिकॉज दे बिकेम सो बिग दैट दे वर अ सिस्टम इनटू देमसेल्व्स। वो तो काफ़ी इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। तो उस दौर के बाद अचानक हम देखते हैं कि 2024 में एक एनकाउंटर हुआ है। एंड व्हाट स्ट्रक अस, जो हमारे ध्यान में आया कि उसकी जो कहानी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि आप 80s और 90s में कोई भी पुलिस प्रेस रिलीज उठाकर देख लीजिएगा, उसका एक सेम स्ट्रक्चर था। राइट। हम उसको पकड़ने गए, उसने फायरिंग की, हमने रिटर्न फायर किया। और यहाँ पर हम कुछ सिमिलर देख रहे थे। ये कोई नकार नहीं रहा है कि उन बच्चियों के साथ जो हुआ स्कूल में वो गलत था,
और अगर वो साबित होता है तो देयर वाज अ वेरी बिग चांस कि अदालत उसको सजाए मौत भी सुनाती थी. द ओनली इशू इज़ दैट वो सारा प्रोसेस सर्कमवेंट करके आपने स्ट्रीट जस्टिस दे दिया. हम्म, अगर आप कह रहे हो कि उसने पुलिस की वेपन छीन ली, अब जिन लोगों ने पुलिस को इतने साल से कवर किया है, नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था, हर एक पुलिस वाले को एक रबर की लैनियार्ड दी जाती है जो आप पिस्टल के बट को एक छोटा सा हुक होता है उसको लगाते हो, राइट, सो यू सिक्योर इट टू योर पर्सन. सो दैट इट लॉक्स. इट लॉक्स, मतलब वो गिर नहीं सकता. अगर वो निकल भी गया हॉल्स्टर से तो वो गिर नहीं जाएगा. सेकेंड, मॉडर्न हॉल्स्टर्स जो है हमारे, जो बकल वाले नहीं है जो खोल के निकाल दें, दे आर मेड ऑफ फाइबर लाइक मटेरियल. उसके अंदर आप पिस्टल ऐसे रखते हो तो वो लॉक हो जाता है. तो वही आदमी जिसने उसको पहना है कमर पे वो निकाल सकता है, कोई सामने से नहीं निकाल सकता. थर्ड, सेफ्टी कैच. एवरी पिस्टल है सेफ्टी कैच, राइट, राइट. और वो जिसको ट्रेनिंग है वही उसको ऑपरेट कर सकता है. सेफ्टी ऑन कैसे होती है, ऑफ कैसे होती है. ट्रिगर स्क्वीज करना इतना आसान नहीं होता. मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने फायरिंग की है. ट्रिगर का प्रेशर कितना होता है मैं जानता हूँ. जिसके बावजूद आप हमको ये बता रहे हैं कि एक अक्षय शिंदे हु हैज़ नो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ हैंडलिंग अ फायर आर्म, उसने एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर का सर्विस वेपन ले भी लिया, सेफ्टी कैच ऑपरेट भी कर लिया, 3 राउंड तक फायर कर लिए, जिसके बाद उसको मार गिराया गया. और जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि एक नरभक्षक मार दिया गया, वॉटेवर. लेकिन कॉमन मैन के लिए ये इतना घातक क्यों है? बिकॉज एज द लॉ एनफोर्सर आप उनको बता रहे हो कि तुमको हम इंसाफ नहीं दे पाएंगे, तो ये एनकाउंटर रख लो, खुश रहो. द एक्चुअल थिंग टू डू वुड बी टू कीप हिम अंडर अरेस्ट. सबूत इकट्ठा करो, जो बाकी जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट करो, एक वाटर टाइट केस कोर्ट में प्रेजेंट करो. उस तुम्हारी चार्जशीट के दम पे मुकदमा चलेगा, उसको सज़ा होगी. उसे इंसाफ कहते हैं. तो ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना ही था कि अगर फिर भी ये एनकाउंटर असली है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन से कि हर एक पुलिस वाले को हक है खुद को प्रोटेक्ट करने का. लेकिन अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड यू आर सेटिंग कि इस केस से इतना गुस्सा हो गया, लोग गुस्से में थे, उनको शांत करने के लिए एनकाउंटर कर दिया, अब आगे तो कुछ बाहर आएगा नहीं, वो भी मर गया, हम हीरो बन गए. राइट. बट देन ऐसा ही सेम एक एनकाउंटर हैदराबाद में भी हुआ था. जी. रेप जी. के उस केस, गैंग रेप एंड मर्डर केस था. राइट, राइट. उसमें हुआ था. एंड जब ये बदलापुर में इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड ये क्राइम हुआ है, उस टाइम पे नेशनल लेवल पे अगर हम देखें इस केस को शायद नेशनल लेवल पे उतना प्रोमिनेंस नहीं मिला बिकॉज समथिंग इवन मोर हीनियस हैपेंड इन कोलकाता. राइट. एंड जहाँ पे जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले किया गया, सिस्टमैटिकली डिले किया गया. राइट. सो दिस बिल्ड्स अ प्रेशर ऑन द पुलिस, आई एम गेसिंग, जिसकी वजह से, या हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो, जिसकी वजह से इफ़ इट वॉज अ स्टेज्ड एनकाउंटर उन्हें स्टिल वो करना पड़ा जस्ट टू मतलब लोगों को शांत करने के लिए. तो यहाँ पे अब लॉट ऑफ पीपल, मतलब आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, आई एम जस्ट पोर्ट्रेइंग जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं. वन साइड ऑफ द पीपल, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, द पीपल हु क्वेश्चन द सिस्टम एंड राइटली सो, उनका क्वेश्चन यही है कि इफ इट इज स्टेज जो आपने कहा, देन व्हाट प्रेसिडेंट आर यू सेटिंग फॉर द सोसाइटी. एंड एक साइड ये भी है जो कहता है कि ठीक है मार दिया, बट मारा तो एक क्रिमिनल को है. सो व्हाट इज दैट, बहुत एक थिन लाइन है कि हाउ डू यू चूज दैट. दैट थिन लाइन इज अ सेंटेंस कॉल्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल सिस्टम फॉर दिस वेरी रीज़न, राइट, कि तुमने किसी को अरेस्ट कर लिया है. अरेस्ट करना है, सज़ा मिलना नहीं होता. अरेस्ट ये आपके इन्वेस्टिगेशन का एक ज़रिया है, क्योंकि वो अरेस्ट किए बिना कोऑपरेट नहीं कर रहा है. कि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो भाग जाएगा, इसलिए आपने उसको, यू हैव अरेस्टेड हिज मूवमेंट्स, राइट, और अपनी कस्टडी में रख लिया है ताकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन में आपको और जानकारी मिले और आप इन्वेस्टिगेट कर सके. पूरी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अगर आप उसको गिल्टी प्रूव करते हो तो एक तो आप कायदे की इज्जत कर रहे हो, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि यू आर टेलिंग द कॉमन मैन कि हम उतने सक्षम हैं कि हम कायदे के अंदर रहकर दोषी को सज़ा दे सकते हैं. 1 मिनट के लिए मान के चलो कि अक्षय शिंदे दोषी नहीं था और एक कन्वीनियंट कल्प्रिट के हिसाब से ये गरीब घर का है, इसको ज़्यादा लीगल बैकिंग नहीं है, इसको अटका दो, इस हिसाब से इसको पुलिस के पास हैंडओवर कर दिया गया था. और सब्सिक्वेंट इंक्वायरी में ये सामने आने वाला था कि वो दोषी है ही नहीं और उसको मार दिया गया. तो ये ख्याल बहुत डरावना है ना मेरे लिए. श्योर. दैट इज़ वाई वी इंसिस्ट कि 100 गुनहगार छूट जाए तो उनको कल पकड़ने का मौका फिर मिलेगा. एक निर्दोष को अगर सज़ा मिल जाए तो उससे बड़ा गुनाह नहीं है. देयर इज़ नो बिगर सोशल क्राइम देन दिस. मैं
एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू कर चुका हूँ जो 15-20 साल जेल में रहा, उसको सजाए मौत हुई एक छोटी बच्ची के सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? बिकॉज उस वक्त जब वो अरेस्ट हुआ तभी पब्लिक में गुस्सा था, बच्ची के एरिया में रहने वाला यंग लड़का है, उसको अरेस्ट कर लिया, उसके घर से पहले दिन कुछ इधर छोटा सा घर है उसका, पहले दिन कुछ मिला नहीं, 2 दिन बाद फिर से एक सर्च होता है और जादू से उसके घर के अंदर कपड़े मिलते हैं अचानक। उसके बाद दे डिड नॉट लुक बियॉन्ड हिम, किसी और का हाथ हो सकता है, कोई और दिखा ही नहीं, इसी को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट्स टुक अ व्यू टुवर्ड्स इन द फेवर ऑफ द पुलिस, कन्विक्ट हो गया। करते करते सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तभी एक लीगल एड NGO ने नोटिस किया कि इतने बड़े बड़े गैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन में जो एड्रेस हुए ही नहीं है लोअर कोर्ट्स में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, और तब उसको एक्विट किया कि ये दोषी नहीं है, पर इसको कन्वीनियंटली अरेस्ट करके पुलिस ने अपना असली काम करने से चूक गए हैं। अब ये आदमी अगर सच में अगर इसको फांसी दी गई होती, उसका जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसने एक बात कही जो मुझे आज तक याद है, हर रात सपने में शमशान दिखता था, हर रात। अभी वो 35 की उम्र में बाहर आया है, अब वो अपनी ज़िंदगी फिर खड़ी कर रहा है, तो उससे तो गलत ही हुआ ना। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। कल को आप कह दीजिए कि तुम भाई इल्ज़ाम लग गया तो सऊदी अरेबिया की तरफ तुमको खड़ा करके हम पत्थर मारेंगे, देन वी वोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू एज द लॉ मेकर और एज द गवर्नमेंट। फिर आपसे उम्मीद ही नहीं करेंगे कि आप मुकदमा करो, सबूत ढूंढो। पर जब तक हम खुद को एक डेमोक्रेसी कह रहे हैं तब तक तो उसके जो बेसिक टेंस फॉलो होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बट देन हमारे यहाँ पे तो मतलब नॉट जस्ट हमारे यहाँ, कोई भी डेमोक्रेसी हो, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ US लेड डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में स्पेशली, हम तो कसाब को भी एक सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लॉयर देते हैं, वी गिव हिम अ फेयर चांस। राइट। बट इजंट दिस, मतलब थोड़ा ये, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, बट फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द फैमिली जो कोलकाता में हुआ, द गर्ल डाइड एंड उनकी फैमिली है अब, एंड दे आर गोइंग थ्रू दिस यू नो रिगरस, एक पूरा प्रोसेस है, उसके थ्रू जा रहे हैं। नाइदर द पुलिस इज हेल्पिंग देम, नॉर द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम, नॉर द हॉस्पिटल जो था वो उनकी हेल्प कर रहा है, मतलब पूरा सिस्टम मिला हुआ है करप्ट। करेक्ट। उनके लिए तो ये बहुत एक खराब चीज़ है ना, मतलब देयर होल एग्जिस्टेंस इज क्वेश्चन देन, एंड व्हेन यू कम हियर एंड यू चेक द बदलापुर वाला थिंग, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि उसे मार दिया गया, अक्षय शिंदे डाइड, राइट। ही अगर उसने वो क्राइम किया था तो ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। करेक्ट। तो ये मतलब बहुत वो थिन लाइन है जिसको, बहुत ब्लरी लाइन है वो, कि हाउ डू यू चेक दैट। बिल्कुल है, बट उसका जवाब स्ट्रीट जस्टिस नहीं है। सी देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस, देयर इज अ वे टू एड्रेस दिस, एंड इट इज नॉट कि जिसको तुमने अरेस्ट किया उसको मार दो। उससे लाइक हाउ हैज़ द लीगल सिस्टम बेनिफिटेड फ्रॉम दैट? आर यू सेइंग कि कल को अगर कोई भी लड़की या कोई भी औरत कंप्लेंट देने जाती है, आप इमीडिएटली उसको बिलीव कर लोगे, उसकी स्टोरी पे शक नहीं उठाओगे, उसको ब्लेम नहीं करोगे, उसके कपड़ों पर स्टेटमेंट नहीं करोगे, उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं ये नहीं पूछोगे, और सीधे उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके आप अक्यूज़ को ले आओगे? ये मैसेज तो आपने दिया ही नहीं है जनता को। जब तक विक्टिम डर रही है, जब तक अक्यूज़ नहीं डर रहा है, तब तक ये क्राइम्स होते ही रहेंगे। सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसा क्राइम है इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि विक्टिम को शर्म आती है, कभी कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, दबा दिया जाता है। ये तो प्रूवन फैक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंडर्स आर नोन टू द विक्टिम, दे आर अमंग द फैमिली, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, घर के बड़े बूढ़े हैं, और उन बातों को दबा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक का इनकाउंटर कर दिया इसके लिए कल से वो गुनाह रुक जाएगा, राइट। तो फिर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं। आपने एक फैमिली को एक टेम्पररी ये दे दिया है कि तुम्हारा इशू सॉल्व हो गया, दैट इज़ नॉट रीअश्योरिंग एवरीबडी एल्स अराउंड देम। उनको अभी भी यही डर है कि अगर मेरी बेटी के साथ में हो गया तो जिस तरह इनको बिठा के रखा था 11 घंटे पुलिस स्टेशन में, उस तरह मुझको बिठा के रखेंगे या मुझको इंसाफ मिलेगा। आई थिंक एक बहुत फेमस केस ऑफ अ फेक एनकाउंटर जो दिल्ली में बाटला हाउस वाला एनकाउंटर हुआ था, वो भी मतलब एलिगेशंस वही थे कि फेक एनकाउंटर था। सो बट देन मतलब जब इतने सारे हमारे सिस्टम में चेक्स है, स्टिल
पुलिस फेक एनकाउंटर्स करती है. कुछ केसेस ऐसे भी हुए, मुंबई में भी हुए, जहाँ पे पुलिस को अरेस्ट भी कर लिया गया, Right. जो ऑफिसर थे उन्हें. एक बहुत फेमस केस है प्रदीप शर्मा और लखन भैया वाला. राइट. ये वाला एक बार आप रिले कर दीजिए, देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. लखन भैया उस बंदे का निकनेम था, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो अलेजेडली छोटा राजन गैंग का एक काफ़ी मोस्ट वांटेड शूटर्स में से एक था, जिसको द ऑफिशियल स्टोरी वाज दैट वर्सोवा में नाना पार्क के पास में कन्फ्रंटेशन हुआ और उसको मार दिया गया. उसका भाई लॉयर था लखन भैया का, और लखन भैया के साथ में अनिल भेड़ा नाम का एक आदमी था, उसका दोस्त, जिसको भी उठाया गया था नवी मुंबई से, उसको बाद में छोड़ दिया गया. उसने लखन भैया के भाई को फ़ोन किया. भाई ने, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, उसने इमीडिएटली कंट्रोल रूम को फ़ोन किया. वहाँ पर कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, और डीजीपी के और सीपी के ऑफिस को फैक्स भेज दिया. तो एक रिटर्न रिकॉर्ड रहा कि मेरे भाई को ये टाइम पे उठाया गया है, विच डायरेक्टली वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द पुलिस वर्जन कि 3 दिन बाद वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से एक हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी बिठाई गई, जिसके अंदर उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे. उस वक्त प्रदीप शर्मा डीएन नगर पुलिस स्टेशन में अटैच थे, वो उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हुआ था. उसमें और भी काफ़ी सारे अफसर्स थे, उन सबको अरेस्ट किया गया एक एक करके आफ्टर इंक्वायरी वॉज कम्प्लीट. शर्मा वॉज अक्विटेड, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, बाकी सारों को कन्विक्ट कर दिया गया था. पर वो केस एक फेक एनकाउंटर था, और उसको लखन भैया को उठाकर 3 दिन डीएन नगर लॉकअप में रखा था, बाद में उसको निकाल के ले गए, मार दिया. अनिल भेड़ा वेंट मिसिंग. अनिल भेड़ा आज तक नहीं मिला है. वो एक स्टार विटनेस हो सकता था, पर उसकी इंक्वायरी अलग से स्टेट सीआईडी को दी गई, और सीआईडी ने ये देखा कि येऊर हिल्स में एक जली हुई लाश मिली है, वो अनिल भेड़ा की है. येऊर हिल्स में? थाने का येऊर थाने में? यस. ओके. वो अनिल भेड़ा की लाश निकली, जली हुई लाश. उसको भी किसने मारा किसी को मालूम नहीं पड़ा अब तक. देयर इज बीन नो अरेस्ट. सो यू सी इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम. मतलब एक को छुपाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा. तो आप रुकते कहाँ हो? आप पब्लिक को ये बताओ कि हमने 10 एनकाउंटर जेन्युइन किए, 11वां ऐसा बंदा था जो छूट गया होता, उसको मारना ज़रूरी था. पर क्या आप उस 11वें पे रुक रहे हो, या आप एक ट्रेंड शुरू कर रहे हो जहाँ पर आपको लगा कि इसको कोर्ट में कन्विक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उठा के मार दो यार. उसके बाद जो पुलिस में और गैंगस्टर में फ़र्क है वो कम होता जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डीके ऑफ सोसाइटी. सिस्टम डीके होने लगता है क्योंकि उसके रूल्स कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है. राइट. विच एज अ होल इट इज़ डेंजरस. फिर तो क्या है ना, कल को मेरे पास पैसा है, मैं कह दूंगा कि ये बंदा मेरी बहन को हैरास कर रहा है 3 महीने से, सर आप ये रख लो, उसको मार दो. अब हर पुलिस वाला नहीं मारेगा. अगर ऐसा होगा, इट मीन्स यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट किलर इन यूनिफॉर्म. या दैट इज़ वेरी डेंजरस. मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी पुलिस वाले को हक है खुद को डिफेंड करने का. देयर हैव बीन रियली रियली डेंजरस गैंगस्टर्स, जो लोग सामने पुलिस है या सिविलियन नहीं देखते थे, सीधे वेपन निकालते थे, तो उनके लिए नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते. ठीक है, महाभारत में जब कौरव जब भी गंदगी पे उतर आए थे, तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि इधर नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते, यहाँ पर हमको भी छल कपट करना पड़ेगा. लेकिन वही प्रिंसिपल अगर आप सभी को अप्लाई कर रहे हो, और आप ही को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि कानून आप चलाते हो. There's a Latin phrase which in English means who will watch the watchman. या निगहबानों पे निगाह कौन रखेगा? बट देन फिर जो अपने सोसाइटी के डीके की बात की, अब फॉर एग्जांपल सलमान खान का जो वो केस हुआ था कार वाला एक्सीडेंट वाला, ड्राइवर मिसिंग, नोबडी नोस व्हाट हैपेंड. तो वेयर डू आई एज अ सिटीजन, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास अपनी कंप्लेंट लेके जाऊँ? क्योंकि पुलिस के पास मैं जाता हूँ, कितने बार पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती, कंप्लेंट मेरा रजिस्टर नहीं करती. इफ़ सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस है तो द पुलिस इज आस्किंग सच एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस टू द गर्ल कि वो फिर कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी 2 बार सोचती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो डीके ऑफ सोसाइटी तो ऑलरेडी हो गया है. आई डोंट नो कि मतलब फिर वो एज अ सिटीजन मेरे पास में क्या हेल्प है. यू कम्प्लीटली राइट. ठीक है, पहले बात करते हैं सलमान खान की. जो भी हुआ, मतलब एक कोर्ट ने ऐसा कन्विक्ट किया, उसी सबूतों को देखकर हायर कोर्ट ने उसको अक्विट किया. हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, वी लूज साइट ऑफ द मेन पॉइंट ऑलवेज. उस सारे नॉइज़ के बीच में है ना, द मेन पॉइंट इज भाई वो गाड़ी कोई तो चला रहा था.
जो गाड़ी किसी पर चढ़ी और जाने गई है, अगर आप कह रहे हो कि सलमान खान नहीं चला रहा था, somebody was driving the car, राइट उसका क्या हुआ? ये बंदा एक पब्लिक फिगर है, इसके लोगों के दिल में जगह है, इसने बहुत फिलंथ्रॉपी भी की है, nobody is denying any of that. लेकिन सिर्फ रहने के लिए घर नहीं, इसलिए जो फुटपाथ पे सोए थे वो मरे हैं ना, उनका कौन सोच रहा है? आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट देने से कतरा रहा हूँ बिकॉज द डीके ऑफ सोसाइटी इज़ सो बैड, विच आई कम्प्लीटली एग्री विद, दैट इज़ वाई पीपल लाइक मी आर अप्रोच्ड बाई विक्टिम्स कि हमको हेल्प चाहिए, जबकि उनको जाना चाहिए पुलिस के पास. दिस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम हैज़ बीन कॉज्ड बाय सिस्टम, राइट? बट देन व्हाट विल द पुलिस डू? क्योंकि मेरा यहाँ पे इफ आई कीप माई सेल्फ इन जो पुलिस है उनके शूज़ में मैं खुद को रखूँ, एक जगह पे मेरे ऊपर ये भी प्रेशर है कि भाई अगर मैं किसी का इनकाउंटर कर दूँ जो एक नॉन क्रिमिनल है, और स्टिल अगर ह्यूमन राइट्स आके मुझे क्वेश्चन करे, फिर मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बने, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कोई दूसरे मतलब इसका जो नेगेटिव साइड है उस साइड पे जो करप्शन करूँ या फेक एनकाउंटर करूँ तो भी मेरे ऊपर प्रेशर है. तो पुलिस करे तो करे क्या फिर? दोनों केसेस में तो पुलिस को ही सुनना है ना. अकेले पुलिस को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है और ठहरा नहीं सकता, ठहराना नहीं चाहिए. ठीक है, वो भी इंसान है, वर्दी के पीछे वो इंसान है, उसको घर चलाना है, उसको अपने अपने प्रॉब्लम्स है. इट इज़ अ नोन फैक्ट कि पुलिस इज़ क्रिमिनली अंडर स्टाफ्ड फॉर ईयर्स टुगेदर, राइट? रिसोर्सेज नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है. गन्स ही पुलिस केस में कितने बाबा आजम के ज़माने की 26/11 के बाद हमारे पास मॉडर्न वेपन्स आए. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वी सडनली बिकम द डेडलीस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड. राइट. वो वेपन्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग हमने ली ही नहीं है. देयर हैव बीन केसेस जहाँ पर वो मॉडर्न वेपन्स हैंडल करते करते मिसफायर हो गया, सामने वालों को गोली लग गई है एंड व्हाट नॉट. राइट. वी डोंट हैव बुलेट प्रूफ जैकेट्स फॉर पुलिस. वी डोंट हैव बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वी डोंट हैव, मतलब भगवान न करे अगर 26/11 की तरह का एक और अटैक अगर होता है, नोबडी नोज कि उसको हम कैसे, लाइक हमने फोर्स बनाई है, हमने फोर्स 1 बनाई है, बट वी हैव ओनली पिक्ड द सेम पीपल फॉर फोर्स 1, राइट? ट्रेनिंग देके. तो एज अ कॉमन मैन मैं सिक्योर फील क्यों नहीं कर रहा हूँ? नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ पुलिस फोर्स, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट है. देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल विल विच इज मिसिंग. 26/11 के एक साल बाद में पुलिस हैड दिस मैसिव एग्जीबिशन ऑफ ऑल द मॉडर्न वेपनरी दैट दे हैव प्रोक्योर्ड. वो दिखाया कि देखो अब हमारे पास ये है, एक परेड करवाई सारी नई गाड़ियाँ और हाथ में वेपन लेके. अगले साल फिर से एनिवर्सरी पे वही वेपन्स दिखाए गए उसी एग्जीबिशन में. बट उसके आगे बट उसको फायरिंग करने की प्रैक्टिस तो अभी भी नहीं दी जाती. मतलब आई डोंट थिंक कि नहीं, एवरी पुलिसमैन हैज मैंडेटरी फायरिंग प्रैक्टिस, ओके, एंड ही हैज टू लॉग इन अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स. बट डू दे डू दैट? देखो, अगर तुमको अच्छा पुलिस वाला बनना है तो तुमको करना है, नहीं तो वो फायरिंग रेंज के रिजर्व पुलिस ऑफिसर को तुम मैनेज करके साइन करवा लोगे. सब कुछ तो तुमसे कोई करवाएगा नहीं. यू आर ऑल फंक्शनिंग अडल्ट्स, बट दैट वर्क्स बोथ. सी, एक तरह पे तुम पे हम ये भरोसा रख रहे हैं, यू आर एन अडल्ट, तुमने जब ये नौकरी ली तुमको मालूम था जिम्मेदारी क्या है, तो तुम ये करोगे, हमको समझ रहे हैं. उसके ऊपर अगर तुम्हारे ऊपर वो लोग करने नहीं दे रहे हैं तो हमारी हमदर्दी है. प्रॉब्लम इज दैट दिस होल सेंटिमेंट ऑफ द पुलिस बीइंग हेल्पलेस इज एक्सप्लॉइटेड सो मच. आर्यन खान को अरेस्ट की गई, उसको छोड़ना पड़ा, आखिर में कुछ मिला नहीं. उस वक्त जो लोग सवाल उठा रहे थे कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, उसके खिलाफ गुनाह क्या है, तो जो पॉलिटिकल लॉबी एनसीबी को बैक कर रही थी, उनका एक बहुत ही, इट वॉज अ वेरी अम्यूजिंग स्टेटमेंट. यू आर डीमोरलाइजिंग द पुलिस बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वो बच्चे नहीं है ना कि क्लास में बच्चा पेंटिंग बना के आगे टीचर ने बोला ऐसा क्यों है तो वो डिमोरलाइज हो गया. उनके पास ट्रेनिंग है, उनकी सर्विस है, तजुर्बा है, उनको हमने ये ज़िम्मा दिया है कि वो हमारी सेफ्टी को इंटरेस्ट करे. तो हम ही अगर सवाल पूछते हैं तो वो डिमोरलाइज क्यों हो जाएंगे? नोबडी इज़ डिनाइंग दैट दे आर हेल्पलेस, बट उस हेल्पलेस की आड़ में भी कुछ ज्यादती करना, ये भी हमको बर्दाश्त करना सही नहीं है ना, राइट? बट येस, एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड एनी NGO, अगर तुमको किसी अक्यूज्ड के ह्यूमन राइट्स की चिंता है, तुमको पुलिस वाले के भी राइट्स की चिंता होनी चाहिए. बट दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? मतलब देर आर काउंटलेस बुक्स ऑन अफजल गुरु की जो हैंगिंग थी, हाउ दैट वाज रॉन्ग एंड अनडेमोक्रेटिक था. while it is a stated fact, मतलब I could be wrong, but while it is a stated fact कि मतलब अफजल गुरु was a terrorist,
स्टिल देर आर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो उसको अभी भी डिफेंड करते हैं. देर आर मतलब कितने सारे जो नारे लगते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है कि वो अफजल गुरु तेरे कातिल अब भी जिंदा है, हम अफजल हम शर्मिंदा है, हाँ. तेरा कातिल आज भी जिंदा है. तो I know. मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए वो लाइंस कहाँ हैं? हु ड्रॉज दोज लाइंस फॉर देम? क्योंकि वो तो अपनी मर्जी फिर भी चला ही रहे. That is because see they are at the end of the day civilians like you and me. ठीक है, अगर आज तुम मुझसे ये कहते हो कि अक्षय शिंदे को मारना जायज़ था क्योंकि वो नरभक्षक है, आई कांट होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दैट थिंकिंग बिकॉज तुम्हारी थिंकिंग शेप्ड है तुम्हारे एक्सपीरियंस से. या लेकिन कल को अगर तुम पुलिस वाले बन के ये बात करते हो, यू आर अ लॉ एनफोर्सर, यू आर समबडी आई ट्रस्ट राइट, एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. तब मैं सवाल कर सकता हूँ. इसीलिए हम सरकार चुनते हैं ना, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट देना चाहते हैं कि वो लोग कुछ करने की पोजीशन में है. ह्यूमन राइट्स वाले कुछ करने की पोजीशन में है क्या? डू दे हैव द अथॉरिटी और डू दे हैव द वेयर विद ऑल टू एनफोर्स द लॉ? वो लोग प्रोटेस्ट ही करेंगे. वो एक सोशल प्रेशर तो बिल्ड करते हैं ना, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो मतलब एलोंगेट हो जाता है, डिले हो जाता है. लीगल प्रोसेस एलोंगेट होना ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है. इट इज़ अ फैक्ट कि इवन आवर कोर्ट्स आर अंडरस्टाफ्ड. ट्रू. जजेस भी कम है, केस लोड ज़्यादा है. तो दैट इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू सॉल्व. मतलब ये नहीं होता कि तुम सभी के लिए सिर्फ पुलिस को ठहराओ जिम्मेदार या कोर्ट्स को जिम्मेदार ठहराओ. किसी एक को ठहरा कर फ़ायदा ही नहीं है. देन यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ स्केपगोट एंड यू आर सर्कमवेंटिंग द एक्चुअल इशू. लेट देयर बी अ सिस्टमिक विल टू चेंज द सिस्टम. कि ठीक है, कहाँ अटक रहा है? कोर्ट में अटक रहा है, ठीक है, लेट्स रिक्रूट मोर जजेस. पुलिस में है, रिक्रूटमेंट क्यों इतने साल से नहीं हुआ है, कम क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, लेट्स एड्रेस दैट. वो तो जिनको करने का पावर है वही करेंगे ना. आप और मैं यहाँ बैठ के बात करेंगे, पर इस पूरी बातचीत से एक भी नया पुलिस वाला रिक्रूट नहीं होने वाला वहाँ पे. एब्सोल्युटली. दैट इज समथिंग दैट द सिस्टम हैज़ ब्रॉट अबाउट एंड द सिस्टम हैज़ टू एड्रेस. पर वो लोग करें या करते रहें इसके लिए तो हम सवाल उठाते हैं ना. इट डजंट हैव टू बी अ जर्नलिस्ट, इवन यू और इवन एनी सिविलियन ऑन द रोड. वो जब तक वो सवाल उठाता रहेगा तब तक सरकार को मालूम पड़ेगा कि यार लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, हमको कुछ करना पड़ेगा. दैट इज हाउ चेंज इज सपोज टू बी ब्रॉट अबाउट आइडियली. यू नो व्हाट्स फनी अबाउट, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो यू एंड आई वी बोथ स्टे इन थाने एंड कल मोदी जी थाने आए थे. जो रूट से वो आ रहे थे या उनका मोटरकेड आना था, पूरा रोड बंद कर दिया. रातों रात सारे रोड्स ठीक हो गए, सब कुछ सही हो गया. जहाँ पे उनका रैली थी, जहाँ पे उनका स्पीच था, यहाँ पे पास में ग्राउंड है, वहाँ पे उससे अगर वो 5-6 किलोमीटर और आगे जाते, दे वुड हैव सीन द घोड़बंदर रोड का पैच और उन्हें पता चलता कि क्या हालत है उस रोड की. एंड यही प्रॉब्लम है सिस्टम के साथ. बट देन कौन बदलेगा इसे? आई एज अ सिटीजन आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस कि यार मतलब वो रोड की कंडीशन ऐसी है कि ना चाहते हुए भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं और होंगे ही, क्योंकि वो रोड में लाइक लिटरली पहाड़ बन गए वो रोड के. तो व्हाट डू यू डू फॉर दैट? अब घोड़बंदर रोड का इशू नया तो नहीं है. इट्स नॉट लाइक घोड़बंदर अचानक 1 महीने पहले यहाँ पर पैदा हुआ है. राइट, हम सालों से जो लोग थाना में रहते हैं वो जानते हैं घोड़बंदर रोड क्या है. फिर भी सोल्यूशन क्यों नहीं निकला है? इट ऑल कम्स डाउन टू द विल ऑफ द सिस्टम टू एड्रेस द इशू. अब उसके अंदर अगर है कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, बजट की बातें हैं या मैन पावर की बातें हैं, तो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट एंड वी नीड टू कलेक्टिवली फाइंड अ सोल्यूशन. ऐसा तो नहीं है कि तुमको कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा उस रोड को सुधारने के लिए. या ऐसा तो नहीं कि यू विल नेवर फाइंड द मैन पावर टू एनफोर्स ट्रैफिक ओवर देयर. कुछ तो करेंगे आप. यू जस्ट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि भाई इससे इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, वो नहीं होना चाहिए. राइट. आई विश जो लोग थाने से नहीं है या महाराष्ट्र के बाहर से है, दे शुड जस्ट सर्च घोड़बंदर रोड ऑन यूट्यूब. काउंटलेस वीडियोस जो बाइकर्स ने बनाए हैं. वो रोड मतलब उसमें लिटरली ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बन गए. आई डोंट, मैंने कभी नहीं देखे कि कोई रोड ऐसा हो सकता है जिसमें ऐसे पहाड़ बन जाते हैं. गड्ढे होते हैं वो तो देखा है, पहाड़ बन गए, ये कैसे हो सकता है? 2 हफ्ते पहले मैं अंधेरी गया था एक काम के लिए. तो जहाँ पर मेरा काम था उसके सामने की बिल्डिंग के बाहर एक मैनहोल खुला पड़ा हुआ था. और उसी दिन बारिश का रेड अलर्ट था, हैवी रेन का. तो वहाँ पर इट वाज अ प्रॉपर साइज्ड होल, कोई भी गिर सकता था. मैंने तस्वीर खींची, बीएमसी को ट्रैक करके ट्वीट कर दिया. उनका रिप्लाई है कि हम कंसर्न वार्ड ऑफिस को उसमें फॉरवर्ड कर रहे हैं. उसको कर दिया, ठीक है, मैं खुश हो गया. अगले दिन दोपहर को वार्ड ऑफिस का रिप्लाई आया कि योर कंप्लेंट हैज़ बीन नोटेड एंड वी आर लुकिंग इनटू द मैटर. बरसात आके जाने के बाद
तो ऐसा भी नहीं है कि इफ यू यूज समथिंग एज फास्ट एज द इंटरनेट तो कुछ सॉल्व हो रहा है। और उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह को उनका ये आया, वो रिपेयर किया हुआ फोटो उन्होंने मुझको भेजा। इट टुक 2 days। या इनफैक्ट वो जो केस हुआ था घाटकोपर में, वो जो पेट्रोल पंप के ऊपर वो होर्डिंग था, वो राइट, जो लीगल परमिसिबल लिमिट से कहीं गुना ज़्यादा उसका साइज था। करेक्ट। एक बारिश आई, जोर का वो सब हुआ, राइट, टॉर्नेडो जैसे वो हुए तो गिर गया वो, कितने सारे लोगों की जान ऐसे ही चली गई। मतलब मे बी इन इंडिया द सिस्टम डजंट रियलाइज कि एक जान की कीमत क्या होती है, विच इज़ व्हाट आई सी इन अमेरिका और जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे एक लाइफ की वैल्यू है। पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। या एंड हमारे यहाँ पे वही मिसिंग है शायद, एंड इसीलिए इतने सारे इश्यूज हैं। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये इट इज़ जस्ट समथिंग दैट वी गेट यूज्ड टू कि अरे वो हो गया ना, लोग भूल जाएंगे, हो गया, ये इंसिडेंट हो गया था, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट किसी ने कर दिया किसी के खिलाफ, भूल जाएंगे लोग, कल कुछ और हो जाएगा। राइट। सो या ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर दिस इज़ वेयर ऑल दोज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग ह्यूमन राइट्स या इस तरह के कॉजेज़ के लिए करते हैं, दिस इज़ वेयर activists and watchdogs need to be all the more effective and keep following up, and they do. Like I know some really good organizations जो लोग ये काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कॉजेज़ के लिए, जिन औरतों को पुलिस स्टेशन से वापस भेज दिया जाता है कि तुम्हारे घर का मामला है या तुमने पति को कुछ कह दिया होगा एंड ऑल, तो दीज पीपल फॉलो अप विद द पुलिस, और वो लोग पुलिस कमिश्नर के पास एक मंथली रिपोर्ट भेजते हैं कि हमारे पास 6 विक्टिम्स आई, वो इस पुलिस स्टेशन में गई, उनको वापस भेज दिया गया। दे डू दैट, बट आई थिंक वी डू नीड मोर ऑफ दैट। वरना हम बस बैठ के अगर सवाल उठाते रहेंगे तो वो सुनने वाला कोई नहीं है। देयर नीड्स टू बी प्रॉपर एक्शन ऑन दोज इश्यूज। बट देन आपका करियर, इट्स मोर देन अ डेकेड ऑफ कवरिंग क्राइम इन मुंबई। व्हाट हैज बीन द, मतलब सबसे वर्स्ट केस क्या देखा है आपने इन दिस करियर? सी देयर इज नो बेटर क्राइम में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेहतर था या वो गंदा था। इट इज ऑल बीन, बट समथिंग ग्रूसम व्हिच मतलब शोक यू। आई एम पर्टिकुलरली शेकन बाय सेक्सुअल असॉल्ट, एंड इवन मोर व्हेन इट्स अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड और व्हेन अ चाइल्ड इज किल्ड। ऐसे भी केस है जहाँ पर द मदर हैज़ डाइड बाय सुसाइड विद द किड बिकॉज घर से इतना सपोर्ट नहीं था या झगड़े थे, एंड there was postnatal depression which is very real. Delivery के बाद में there is a specific form of depression, but to my utter surprise, even I didn't know about the concept till I started covering these cases. उसके बाद like years later we woke up to mental health as a concept, and now we talk about it. वरना पहले crime या suicide में ये सारे factors हैं, there was no conversation about that. Right. अब जाके न्यूज़ रिपोर्टिंग में मैं देख रहा हूँ कि when we report suicides we don't describe the exact method and we include helpline numbers in our report. So अब कर रहे हैं. So it has taken us a long time to even wake up to the responsible way of reporting the news. But fortunately अभी कर रहे हैं. At least we are doing that. Okay. But then जो ये ट्रेडिशनल अंडरवर्ल्ड था मुंबई का, आफ्टर ऑल द बिग नेम्स, मतलब दाऊद इब्राहिम हो गया, छोटा राजन हो गया, उसके पहले जो पठान गैंग थी वो तो दाऊद इब्राहिम ने खुद नहीं ख़त्म कर दी थी ऑलमोस्ट, एंड वरदराजन मुदलियार वॉज ऑलमोस्ट ओवर। Right. बट ये जो नई गैंग्स थी, डी गैंग जो थी या उसके जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, ये सब जब मुंबई छोड़ के चले गए, दुबई, पाकिस्तान, वेरेवर दे वेंट, उसके बाद में यहाँ पे इनका जो एक क्राइम का सर्किट था वो किस तरह से चल रहा था? So they still have their people over here. They still do? हाँ, they still have their people over here. अभी देखो, छोटा राजन जेल में है, राइट, अबू सालिम जेल में है, दाऊद इब्राहिम कास्कर इज वांटेड, ही इज अंडरग्राउंड। बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग आउट ऑफ एक्शन हैं। देयर वर सम रियली पावरफुल रिक्रूटर्स जो उनके थे वो जेल में है। इट्स नॉट लाइक जेल के अंदर से कारोबार नहीं चलता, बट देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट ऑन द एक्टिविटीज़। बट यस, जिसको हम उस वक्त एक्सटॉर्शन कहते हैं, आज उसको हम प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। उसके सेट, उनकी डेट्स हैं, उनके कट्स हैं। अगर आपको कहीं पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आपको इतना देना पड़ता है, या उनके आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है कम पैसों में। उस तरह से वो चल ही रहा है। सो इट्स नॉट लाइक द फ्लो ऑफ मनी हैज स्टॉप्ड, इट्स जस्ट लेस वायलेंट और इट्स मोर इन अंडरस्टैंडिंग। बट या जो एक जो अमन है शहर में, इट्स अ ब्रोकर्ड पीस। आई ऑलवेज से दिस, इट्स अ ब्रोकर्ड पीस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि सर्टन एक्टिविटीज़ अगर नहीं करते हैं तो बाकी एक्टिविटीज़ हम चलने देंगे। मतलब एक्सप्लेन दिस। आप दिन दहाड़े लोगों को मारिए मत, आप चुपचाप पैसे लेते रहिए। अच्छा, दिस इज लाइक अंदर ही अंदर, इट्स अ वेरी अनसेट अंडरस्टैंडिंग कि जब तक वो कॉमन मैन को
घर के लिए सामान खरीदना खतरनाक नहीं हो जाता तब तक बाकी सब ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे विल स्टॉप पेइंग यू। तो वो सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए तुम्हारे ही पास आते हैं वैसे भी, तो वो तुम्हारे हवाला से चैनल से पैसे पहुंचते रहेंगे और तुम्हारा काम होता रहेगा। एंड द कॉमन मैन विल गो अबाउट हिज बिजनेस थिंकिंग ही इज लिविंग इन अ सेफ सिटी, विच ही इज़ टू बी फेयर। अभी वो ये नहीं है कि मैं सड़क पार कर रहा हूँ और कहीं से गोली चल गई, वो तो कम से कम नहीं है। सो वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स डू। बट डू यू थिंक कि ये जो डॉर्मेंट हो गया है अब, वो जो क्राइम बोलो सॉरी वायलेंस वाला जो एंगल था वो डॉर्मेंट हो गया है फिलहाल के लिए, खत्म हो गया। बट डू यू थिंक कि ये वापस आ सकता है कभी एट सम पॉइंट? आई होप नॉट। आई मीन सी उस वक्त वो वायलेंस क्यों बढ़ा था? बिकॉज वो लोग पुलिस से डर नहीं रहे थे, वो लोग कानून से डर नहीं रहे थे। टुडे देर इज़ एटलीस्ट दैट फेयर इन द माइंड ऑफ द कॉमन क्रिमिनल कि नहीं भाई पुलिस के हाथ लग गया तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। इज इट बिकॉज ऑफ द एनकाउंटर्स? एब्सोल्युटली यस। जो लोग पुलिस कानून या किसी को देखे बिना गोली चलाने की हिम्मत करते थे, आज वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो देर इज़ नो डाउट कि वो सही था, गलत था, कानूनी था, गैर कानूनी था, पर उसकी वजह से दिन दहाड़े शूट आउट होने बंद हुए। या तो क्योंकि शूटर्स मारे गए या फिर जो नए लड़के थे उनके मन में डर बैठ गया। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि जब उनका वायलेंस बंद हो गया तो आपके एनकाउंटर्स भी बंद होने चाहिए। देन यू कैंट यूज इट लाइक अ फ्री कार्ड कि पब्लिक का गुस्सा बढ़िया एनकाउंटर कर दो। राइट। आई थिंक बहुत सालों से तो एनकाउंटर्स नहीं होते। दिस अक्षय शिंदे केस हैपेंड आफ्टर आई थिंक Quite a long डेकेड time, और quite a उसके long बाद time, हुआ है। yeah. ओके। बट देन आपकी जो डॉक्यू सीरीज थी ऑन डिस्कवरी पे थी, जी, डिस्कवरी प्लस पे मनी माफिया। मनी माफिया, उसके बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब किस तरह से आपने हवाला का भी जो टर्म Right, यूज़ किया। लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो कि हवाला क्या होता है एंड किस हवाला तरह इज बेसिकली सिस्टम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आप दुबई में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मुझे आप तक पैसे पहुँचाने हैं। आपका एक हवाला ऑपरेटर इंडिया में है, तो वो अमाउंट में जाकर उसको देता हूँ। ठीक है, वो उसके काउंटर पार्ट को दुबई में फ़ोन करता है कि इतनी इतनी अमाउंट इसको पहुँचा दो। देयर इज़ नो रिटर्न रिकॉर्ड, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन, कोई रिसीट नहीं है। तो वो ट्रस्ट पे चलने वाला एक सिस्टम है, दैट्स कॉल्ड हवाला। वो कहता है ना कि मैं इसके हवाले से कुछ भिजवा रहा हूँ, वहाँ से वो वर्ड आया हवाला रैकेट। ओके तो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ मूविंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी विदाउट लिविंग अ ट्रेस। ओके। अब जाहिर सी बात है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ती है? क्रिमिनल को पड़ती है। ताकि ट्रेस ना हो। जिस तरह डार्क वेब की ज़रूरत हैकर्स को ज़्यादा पड़ती है, हवाला की ज़रूरत क्रिमिनल्स को पड़ती है। तो ये सारा जो एक्सटॉर्शन का पैसा है, प्रोटेक्शन मनी कहो उसे, जो भी वो अंडरवर्ल्ड को जाता है, इट गोज थ्रू हवाला, दैट्स इट। ओके। बट और कौन से रूट्स होते हैं? मतलब जैसे एक मैंने अंगाड़िया के बारे में भी सुना था, विच वॉज मोस्टली अबाउट डायमंड्स या गोल्ड्स को लेके ट्रेन्स वगैरह के थ्रू वो स्मगलिंग होती थी, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप? अंगड़िया इज़ अ कुरियर सिस्टम। अंगड़िया का मतलब क्या है? अपने अंग पे, अपने तन पे पैसे लेकर उसको कुरियर करने वाला, ले जाने आने वाला। वो बंदा आपके ट्रेन में बैठा होगा, उसकी जेब में 50 लाख रुपए होंगे इन 2000 रुपी नोट्स, और या उसकी बैग में होंगे 5 लाख रुपए, वो ले जा रहा होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। दे स्पेशलाइज इन ड्रेसिंग अप वेरी प्लेनली, कि अगर कोई जेब की तरह भी देखे तो समझे कि इसके पास कोई पैसा नहीं है, और वो लोग अपने पाउच में या अपने बैग में पैसे लेकर जाते हैं। डायमंड एंड गोल्ड की ट्रेडिंग में बहुत सारा कैश हर रोज़ लगता है, उतना कैश कोई अपने पास रखता नहीं है, तो अंगड़िया कुरियर्स का उसके लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ जस्ट मतलब वो इनकम टैक्स की नज़र में ना आए या किसी की नज़र में ना आए, इंक्लूडिंग द नेफेरियस एलिमेंट्स, उसके लिए वो एक सिस्टम बनाया गया है कि वो हर रोज़ इतना कैश लगता है, लेन देन होती है, फिर रात में वही कैश लेके तुम जाओ, वहाँ पहुँचा दो। दैट इज़ द अंगड़िया सिस्टम। ओके। एंड ये सबको मतलब क्राइम सिंडिकेट्स बहुत ईजिली यूज़ करते रहते हैं, अब भी करते हैं। क्राइम सिंडिकेट से क्यों, ऐसे भी केस हो चुके हैं जहाँ पर वो अंगड़िया को दूर से स्पॉट करके, फॉलो करके, पकड़ के उनसे आधा पैसा पुलिस वाले एक्सटॉर्ट कर रहे थे। हाई रैंकिंग पुलिस वाले उसके अंदर अक्यूज बन चुके हैं। ओके। अभी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2021 या 22 की बात है। अच्छा, मतलब अब तक सिस्टम तो वो चल रहा है, सिस्टम पूरा वही चल रहा है, बस जो अपनी हद से उठता है उसको हम क्रिमिनल कहते हैं, और कुछ नहीं। ओके। एंड बिकॉज आपने वो डॉक्यू सीरीज की है मनी माफिया एंड यू स्पेशलाइज इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, हैज समवन हु रीड्स इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू नो द सिस्टम, आपको लगता है उसका कोई एक तरह से मतलब जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पे या अंडरवर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्राइम सिंडिकेट्स है, इनके ऊपर एक उसका तगड़ा इफेक्ट हुआ था कि उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ठप हो गए थे क्योंकि सडनली द मनी हैड, द करेंसी नोट्स हैड चेंज्ड।
डू यू थिंक ऐसा कुछ हुआ था सच में, या उसको जो नए नोट्स आए थे उसको भी वापस से फिर फेक करेंसी उसका बनाना इज़ वेरी इजी? फेक करेंसी तो 2000 की नोट आने के 1 महीने के अंदर आ चुकी थी, मतलब हिंदुस्तान पहुंच चुकी थी. ओके. फेक करेंसी इज बेसिकली मेड अक्रॉस द बॉर्डर बाय आवर फ्रेंडली नेबरहुड. फिर उसको बांग्लादेश भेज के वेस्ट बंगाल बॉर्डर से यहाँ पर स्मगल किया जाता है. डेडिकेटेड स्मगलिंग रूट जहाँ से वो मालदा एंड ऑल दोज बॉर्डर स्टेट से वो अंदर आता है. 2000 की नई नोट इंट्रोड्यूस करने के 1 महीने के अंदर यहाँ पर फेक नोट्स पकड़े गए थे. तो इट्स नॉट लाइक समथिंग चेंज्ड. neither do I place any stock in the theory कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बड़ा उससे सदमा पहुंचा, बिकॉज देर हैव बिन टेरर अटैक्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एज वेल. बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं. कश्मीर में ही हुए थे. कश्मीर में ही हुए. तो क्लियरली उनको पैसा पहुंच भी रहा है. एंड इट इज़ रियली वेरी नाइव टू अज्यूम कि यहाँ पर बैठे हुए बंदे जो पैसा भेज रहे हैं उससे टेरर फंडिंग हो रही है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नार्को टेररिज्म एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न. अफगानिस्तान जैसे देशों में हेरोइन के पूरे खेत है, वो वहीं बिकता है, उन्हीं पैसों से बॉम्ब्स और हथियार खरीदे जाते हैं, उनका इस्तेमाल होता है. सो हिंदुस्तान में बैठे हुए किसी सिंपथाइजर के पैसों की उनको ज़रूरत नहीं है. उनको मिलते हैं, दे आर मोर देन हैप्पी टू टेक इट, बट दे डोंट रिलाई ऑन इट. क्रिप्टो करेंसीज भी यूज होती है? They seem to be waking up to it. They seem to be discovering that. But still उसके अंदर like you have to think beyond the traditional image of a terrorist, and you have to think in terms of a terrorist or a sympathizer or a affiliate who is well versed in those things. I'm not saying that does not happen, but actual documented cases अभी सामने आ रहे हैं. So we don't know exactly वो कब से चल रहा है या कितना deep है. We still don't have a proper idea of it. Okay. But then over the years how have you seen मतलब सिटी को चेंज होते हुए? क्योंकि एक टाइम था जब क्राइम मतलब ऐसा लगता था जैसे हर दूसरे दिन कोई गैंग वॉर हो रहा है. देन केम अ टाइम जहाँ पे सब डॉर्मेंट हो गया. देन अगेन आफ्टर कोविड लाइक बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, लोगों की जॉब्स चली गई, तो मैंने तो पेटी क्राइम्स होते हुए भी बहुत देखे. मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर पे चोरी हुई थी एंड उसके घर से साबुन भी चुरा के चले गए थे. सो स्टफ लाइक दैट इज हैपनिंग. तो ओवर दिस हाउ हैव यू सीन द सिटी चेंज? इट्स ऑलवेज दैट कॉज एंड इफेक्ट ना. अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्राइम बढ़ रहा है. अगर जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हो रही है. जहाँ पर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ड्रग्स बिकते हैं. महंगे ड्रग्स साउथ में बिकते हैं और सस्ते ड्रग्स यहाँ बिकते हैं सबब्स में. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक क्राइम हैज स्टॉप्ड. उसका बस उसका फेस चेंज हुआ है, उसका मुखड़ा चेंज हुआ है. दैट्स ऑल दैट्स हैपेंड. अभी एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड वाज द बिगेस्ट चैलेंज वी हैड. टुडे इट इज साइबर क्राइम. उसके पहले इट वाज ड्रग्स. मेफेड्रोन नाम का एक ड्रग है, उसे हम पुअर मैन्स कोकेन कहते हैं. वो एक टाइम पे इट वाज सच अ बिग मेनेस कि रिहैब सेंटर्स वर फिल्ड विद मेफेड्रोन एडिक्ट्स. और उस वक्त मेफेड्रोन को लीगली एक बैंड नार्कोटिक सब्सटेंस बताया भी नहीं गया था. अच्छा. बिकॉज ऑल दी इंग्रेडिएंट्स जो मेफेड्रोन में होते हैं वो सारे लीगली आपको मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं. बस उन सबको एक स्पेसिफिक तरह से अगर आप सिंथेसाइज करते हो तो जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं मेफेड्रोन. राइट. इट हेल्प्स यू स्टे अवेक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. इट हेल्प्स यू लूज वेट. तो कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर वो रेज हो गया. वो लोग रात भर एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए वो खरीदने लग गए, वेट लूज करने के लिए ले रहे थे. एंड देन दे बिकम होपलेस एडिक्ट्स. देन दे हैड टू बिकम पेडलर्स. करते करते इट बिकम अ मैसिव दिस थिंग. एंड देन द गवर्नमेंट वोक अप एंड दे बैंड मेफेड्रोन. अभी भी आज की तारीख में देयर इज़ नो लाइक एक कितना 2 साल भी नहीं हुए उसको. एक यहीं मुंबई में रहने वाला बंदा पकड़ा गया जो नालासोपारा साइड में एक बड़े गोडाउन में ड्रग स्टोर कर रहा था. ही वॉज यूजिंग हिज ओन नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मेक मेफेड्रोन. ओके. वो फार्मास्यूटिकल हाँ एब्सोल्युटली ब्रेकिंग बैड. वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की इक्विपमेंट वो हायर करता था. ही वुड गिव देम अ कॉन्ट्रैक्ट कि तुम एक बैच तुम्हारे फैक्ट्री में बनाओ, मुझको तो मैं बेचूंगा, तुम इतना पैसा ले लो. ओके. इट वॉज दैट ऑर्गेनाइज्ड. बंदे के 2-3 फ्लैट हैं, बहुत सारा लैंड लेके रखा हुआ है. उधर गुजरात में एक बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड ले जहाँ पर खुद की फैक्ट्री बना रहा था. जब वो अरेस्ट हुआ वो करोड़ों में खेल रहा था. राइट. ड्रग्स का इट इज़ नॉट लाइक कम हो गया है, बट उससे बड़ा मेनेस बन गया है साइबर क्राइम. वी नीड टू अडेप्ट. वी नीड टू अडेप्ट एंड चेंज आवर ओन थिंकिंग एंड आवर ओन मेथड्स एंड गेट बिहाइंड द न्यू मेनेस. बिकॉज क्राइम इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. तो वो तो नहीं बदलने वाला. सो वी नीड टू गेट विद द प्रोग्राम. दैट्स व्हाट. बट डू यू थिंक जिस तरह से पंजाब को एक वक्त उड़ता पंजाब कहा जाता था बिकॉज ऑफ द ड्रग मेनेस, मुंबई में भी आपको वैसी चीज़ें देखने मिल रही है? क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज,
मतलब I don't know if I should say this on camera or not, but then I knew people who were taking drugs who were I know addicts. people who I am very sure take drugs. I've just never confronted them. Yeah, same. Right. So Because you don't even know कि मतलब confront करे भी कैसे और क्या ही समझाएंगे वो. exactly. बट देन मैंने वो उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है, बिकॉज स्पेशली द सिटी इन विच वी बोथ लिव थाने, यहाँ पे भी मैंने उस प्रॉब्लम को बढ़ते हुए देखा है. तो डू यू थिंक जो पंजाब में सिचुएशन हुई थी वो ड्रग्स को लेके, वो सेम मुंबई में हो रही है? I wouldn't say that. Punjab was an extreme. Also because ये पंजाब में उतने ड्रग्स पंप किए जा रहे थे ना. क्रॉस बॉर्डर वो क्रॉस pump किए बॉर्डर. जा इट वाज रहे थे. नार्को टेररिज्म. Yeah. मुंबई में वो नहीं है. मुंबई इज अ पार्टी सिटी. मुंबई में तो आपको ज़्यादा पार्टी ड्रग्स मिलेंगे. इट्स रिक्रिएशनल. इट्स रिक्रिएशनल. तो द पार्टी सर्किट को केटर करने वाले ड्रग्स ज़्यादा है बिकॉज पैसा है लोगों के पास उतना खर्च करने के लिए, उतना उड़ाने के लिए. तो उस तरह से है. पंजाब में लाइक पूरे पूरे गांव उसके ऊपर डिपेंडेंट करके उनको हेल्पलेस कर दिया गया था. यहाँ पर एटलीस्ट देर आर मे बी 5% पीपल हु विल ट्राई इट एंड से कि ये मेरे लिए नहीं है. दे वोंट. देर आर पीपल हु हैव द सेंस टू गो इनटू रिहैब. अगर किसी को कंजम्पशन के लिए अरेस्ट करते भी है तो दे आर नॉट सेंट टू जेल डायरेक्टली. दे आर गिवन द ऑप्शन तुम रिहैब करो या जेल जाओ. तो वी हैव दीज सिस्टम्स इन प्लेस. सो हाँ, वो जो 2008 और 2012 में जो रेव पार्टीज बस्ट हुई थी मुंबई में जुहू के पब्स में, बहुत सारे स्टार किड्स थे, सेलिब्रिटी किड्स थे, उनका ये ऑप्शन दिया गया था. दैट्स व्हाई दे वर अरेस्टेड. दे इज डिटेन्ड. उनके ब्लड यूरिन सैंपल्स लिए और जिनके सैंपल्स पॉजिटिव टेस्ट हुए उनको ये ऑप्शन दिया गया था. ओके. और जिनके पास कमर्शियल क्वांटिटी पाई गई उनको अरेस्ट किया फॉर पेडलिंग. सो इन द आर्यन खान वाला जो केस था, डू यू थिंक इट वाज एग्जैजरेटेड बाय द पुलिस और ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? आर्यन खान वाले केस में हमने यही सवाल उठाए थे. पिछली 2 रेव पार्टीज जो मुंबई में बस्ट हुई थी उसका एग्जाम्पल दे करके कि जिनके पास ड्रग्स मिले हैं उन पे आप पोजेशन या पेडलिंग का चार्ज लगा सकते हो. जिनके पास नहीं मिले हैं उनको आपको सबसे पहले नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाके उनका ब्लड यूरिन सैंपल लेना है. राइट. जो टेस्ट होता है पॉजिटिव उनको आप कंजप्शन का चार्ज लगा सकते हो. इन आर्यन खान केस देयर वाज नथिंग डायरेक्टली फाउंड इन हिज पोजीशन. उसके दोस्त के जूते के अंदर कुछ ग्राम ये कुछ ग्राम वो ये किया गया था. ठीक है, मतलब पोजेशन या पेडलिंग का चार्ज उस पर नहीं लगा सकते आप. कंजम्पशन है या नहीं ये देखने के लिए आपको उसको नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाके ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके उसके सैंपल लेने चाहिए थे. एनसीबी ने कोर्ट में एडमिट किया कि हमने सैंपल्स लिए ही नहीं है. दैट रूल्स आउट कंजम्पशन. तो फिर चार्ज क्या है? देन दी एनसीबी सेड कि उसके फ़ोन में कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जिससे लगता है कि इज पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल सिंडिकेट. ओके. बट द प्रॉब्लम इज़ हियर, उसको डिटेन करने के बाद आपने उसका फ़ोन देखा. विदाउट एनी कॉज यू डिटेन्ड हिम एंड देन यू टेकन हिज फ़ोन. तो उसका फ़ोन कस्टडी में लेना भी इलीगल हो गया आपका. राइट. तो फिर उस चैट का कोई वैल्यू नहीं है. इट इज़ एन इलीगल प्रोसीजर. अल्टीमेटली दे हैड टू ड्रॉप हिज नेम फ्रॉम द चार्जशीट. ओके. बट देन वॉज दिस, मतलब इसके पीछे पर्पस क्या था? ये पूरा केस को इतना न्यूज़ में भी, आई थिंक एवरी अदर डे द न्यूज़ वॉज अबाउट दिस ओनली. 24/7 यही चल रहा था. तो व्हाट वाज देयर रीज़न? पुलिस का रीज़न क्या था इसको इतना तवज्जो देने के लिए या इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करने के लिए? हम आए दिन बड़े बड़े स्टार एनसीबी ऑफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं और उनकी फ़ोटो खींची जा रही है. एनसीबी हीरो बन रही है ना. फेम वॉज द रीज़न. व्हाट एल्स वाज द रीज़न? उससे व्हाट एल्स केम आउट ऑफ दैट? किसका भला हुआ उससे? द फैक्ट दैट आई कैन परेड दीज बिग स्टार्स इन एंड आउट ऑफ माई ऑफिस इज अ मैसिव ईगो बूस्टर. बट वाई सडनली, एकदम से क्यों? देर आर मेनी थियरीज. एक थियरी थी कि मुंबई से बॉलीवुड ख़त्म करके आप यूपी में एक नया फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो पॉलिटिकल मोटिवेट था. बट दे आर ऑल थियरीज, सो यू नेवर नो एग्जैक्टली वाई. बट फॉर एनी, इवन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती का जो द कैरेक्टर असैसिनेशन एंड बाकी स्टार्स पे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना, ये वो क्या, दीज पीपल आर फेमस पीपल. उनके पास पैसा बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है, तो उनको खींच के नीचे लाना गिव्स यू अ हाई. एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि उस वक्त सरकार किसकी है. तो सीधे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट बदनाम होती है. वो आपको एक मुद्दा मिलता है बनाने के लिए. वो बहुत सारी वजह होती है. ओके. डिड यू फॉलो सुशांत सिंह राजपूत का केस? आई डिड, यस. आई वाज विद द हिंदू एट दैट टाइम, सो आई डिड फॉलो इट, यस. व्हाट वाज हैपनिंग द हिंदू में उस टाइम पे? We were I think the only paper that decided to not go into speculation. We did not have those screaming headlines on the front page. The Hindu had a straight report
on the inside page saying Sushant Singh Rajput dies. And a lot of people praised us for that. स्टेट की इतना इतना ये मिला है, पुलिस का ये कहना है, ऑन रिकॉर्ड ये कहना है, बाकी जांच चल रही है. दैट इज़ हाउ वी प्लेड इट. द हिंदू प्लेड इट लाइक दैट कि जो भी वाइल्ड थियरीज है, जब तक वी डोंट हैव कन्फर्मेशन, वी डोंट हैव सब्सटेंशिएशन, हम उसकी मेमोरी को ख़राब नहीं करेंगे. दैट वाज अ स्टैंड वी टुक. बिकॉज इसके थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. व्हाट वाज योर रीडिंग एट द एंड ऑफ दिस? क्योंकि जब वो केस हुआ, कोविड का ही टाइम चल रहा था. आई रिमेंबर उस टाइम पे पबजी बहुत फेमस था. आई वॉज प्लेइंग पबजी एंड सडनली द न्यूज़ केम कि सुशांत सिंह राजपूत डाइज बिकॉज ऑफ सुसाइड एंड एवरीथिंग. एंड देन उसके नेक्स्ट डे से सडनली वाइल्ड थियोरीज आने लग गई. देर वर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, देर वॉज कुछ दूसरे डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, रिया चक्रवर्ती इज इन्वॉल्व एंड उसको ड्रग्स दे दिए गए थे, एडिक्ट था वो, वॉट नॉट. मतलब जितनी थियरीज बना सकते थे लोगों ने बना के बेची. इनफैक्ट देयर वर पीपल हु कॉल देमसेल्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुला के उससे बात कर रहे हैं. सो एवरीवन वाज लाइक सेलिंग दीज क्रेजी थियरीज. तो व्हाट वाज योर रीडिंग एट द एंड ऑफ दैट केस? Sushant Singh Rajput में I think we lost a great opportunity. Opportunity? Yeah, because we could have used that to talk about mental health. We have talked about suicide prevention, awareness. उसके बारे में तो I don't think किसी ने बात की. We talked about black magic. We talked about a lot of things. We didn't talk about the things that matter. So it was just like a failed opportunity. हम लोग कितना कुछ कर सकते थे, but we just selected the people we want to vilify and demonize, and we just focused on that. For that matter, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेट पार्टनर अब्यूज़ के बारे में बात करने की हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. वी चोज टू फोकस ऑन लव जिहाद. सो इट वाज जस्ट, आई मीन, बहुत कुछ कर सकते थे एज द पीपल हु हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी डिडंट. फॉर सम रीज़न वी सिंपली डिड नॉट. पॉलिटिकल मोटिवेशंस के वजह से बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल मोटिवेशन. बदले उस वक्त किसकी सरकार थी, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार किसकी थी और किसकी इमेज खराब करने का मौका मिल रहा था किसको. बट देन श्रद्धा वालकर, आई स्टिल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल मोटिवेशन बिकॉज टू रिलीजन्स. यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत में पॉलिटिकल मोटिवेशन आया कैसे? इट इज़ द सेम. पालघर में जब वो 2 साधुओं का मर्डर हुआ और जब उसको एक कम्युनल ट्विस्ट दिया गया, जबकि उसमें कोई कम्युनल ट्विस्ट था नहीं, रीज़न वही था, उस लोगों का विश्वास एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में ख़त्म करके उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना. बट सुशांत सिंह राजपूत अगेन, पालघर यू कैन सी क्लियरली, वहाँ पे दिखता है आपको. सुशांत सिंह राजपूत में रिलीजन तो हो नहीं सकता. सो हाउ डू यू ब्रिंग इन पॉलिटिकल मोटिवेशन एंड व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस? आई मीन, इफ यू आस्किंग मी कि जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया उन्होंने क्यों किया, तो आई वुडंट बी एबल टू आंसर फॉर देम, बट यू कुड सी कि इट्स हैपनिंग. Of course, everyone could see. सब लोग देख रहे थे. So I can't speak to their motivations because only they know कि उन्होंने उसमें क्या देखा. But fact remains कि आज भी जो वो बेचारी दिशा सेलियन जो है, उसके माता पिता आज भी कह रहे हैं कि प्लीज़ लीव माई डॉटर्स मेमोरी अलोन. लेकिन हर 3 महीने में देयर आर सर्टन पीपल हु मेक स्टेटमेंट्स अबाउट हर एंड वो इशू फिर से आ जाता है. तो जो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स स्टिल हैपनिंग. इलेक्शन जब नज़दीक आए तभी ये मुद्दा अचानक आ जाता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं. सो it is something that we are seeing that is happening again and again. Right. एक और जो हमने डिस्कस किया था, जो हमें इस पॉडकास्ट पे बात करनी थी, दैट वाज जिग्ना वोरा वाला केस, बिकॉज शी वाज योर कलीग. Yeah. फॉर दोज जिनको नहीं पता क्या हुआ था एंड जिन्होंने स्कूप नहीं देखा है, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैंने खुद ने स्कूप नहीं देखा, सो आई डोंट रियली नो. सो ज्योतिर्मय डे, जे डे कहते थे उन्हें, वेरी वेरी सीनियर एंड वेरी अकम्प्लिश्ड क्राइम रिपोर्टर. पवई में उनका मर्डर हो गया था एंड उनको गोली से मार दिया गया था. एंड उसके बाद काफ़ी दिन तक देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटरेज अमंग अस बिकॉज वन ऑफ आवर ओन हैड बीन किल्ड, व्हिच डजंट यूजुअली हैपन. एंड पुलिस से हम सवाल पूछ रहे थे, फिर पुलिस की अलग अलग थ्योरी चल रही थी. कभी कहते थे कि रेड सैंडर्स स्मगलिंग माफिया ने मरवाया है, कभी ऑयल माफिया, कभी छोटा राजन. करते करते इट ऑल केम डाउन टू छोटा राजन गैंग की कुछ खबरें जेडे सर ने लिखी थी, जिसको लेकर राजन को गुस्सा आ गया और उसकी वजह से उनको मार दिया गया. बट इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था ना कि किसी जर्नलिस्ट का मर्डर नहीं हुआ था. नहीं, भले कोई भी स्टोरी. आई थिंक सिर्फ एक ही था, नातिक अहमद था, द पर्सन हु यूज्ड टू राइट फॉर दाऊद. राइट. उसके अलावा तो किसी और का मर्डर कभी नहीं हुआ था.
सो उसके बीच में अचानक से एक दिन ये थियरी आती है कि देयर इज़ अ फीमेल जर्नलिस्ट जिसका नाम आ रहा है, वो सस्पेक्ट है। एंड मतलब वो एक दिन के अंदर वो कौन है वो सब क्लियर हो गया। एंड जिग्ना वोरा वॉज माई कलीग इन एशियन एज, वेरी सीनियर टू मी, मेरे सामने ही बैठा करती थी। तो फिर हम सब उसमें परेशान थे कि ये अचानक ये मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है। तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, देयर वाज नो क्लैरिटी। और अचानक एक दिन सुबह को मैं घर से निकला भी नहीं था, मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया कि अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो मैंने कहा रुको, मुझे पता करना पड़ेगा, बिकॉज हाफ ऑफ अस इन द ऑफिस डिड नॉट नो अबाउट इट व्हेन शी वाज पिक्ड अप फ्रॉम हर हाउस इन घाटकोपर एंड टेकन टू द क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स। बट यस, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और पुलिस ने ये थियरी प्रेजेंट की थी कि जेडे सर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उनके बाइक का नंबर वगैरह, वो जिग्ना ने प्रोवाइड किया था छोटा राजन गैंग को, विच वी फाउंड वेरी प्रेपोस्टरस, बिकॉज छोटा राजन डज नॉट नीड अ जिग्ना वोरा टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीबडी। वो आप जिस एरिया में वो पला बड़ा है वहाँ पर अभी भी पत्थर मारेंगे तो 4 उसके लोग आपको उसको लग जाएगा पत्थर। तो अल्टीमेटली इट फेल फ्लैट, लाइक जिग्ना वॉज दी ओनली वन हु वॉज अक्विटेड एंड क्लियर्ड ऑफ ऑल क्राइम्स, बट उनका करियर ख़त्म हो गया। शी कुड नॉट कम बैक इन जर्नलिज्म, शी हैड टू स्टे अवे फ्रॉम हर सन फॉर सो मेनी मंथ्स, जेल में रही। सो इट वॉज जस्ट उसको it was a very bad phase in her life, and it was a very bad thing for us, because like somebody asked me later, years later, कि भाई जब जेडे सर का मर्डर हुआ तुम लोग प्रोटेस्ट लेकर मंत्रालय तक आ गए थे, जब जिग्ना को अरेस्ट किया तुम लोगों ने क्या किया? जिग्ना का जो ये था रवैया था, इट वॉज अ लिटिल अब्रेसिव, लाइक शी वॉज वेरी आउटस्पोकन, शी वॉज वेरी डायरेक्ट इन हर स्पीच। और तभी भी ये था कि कल आई हुई एक मतलब शी वॉज नॉट वेरी न्यू, बट कंपेरेटिवली जो सीनियर थे उनको ये था कि इसकी इतनी तरक्की हो गई, मुझको इतनी खबरें नहीं मिलती है, मुझसे बात नहीं करती है। फिर वो एक जेंडर बेस्ड बदनामी शुरू हो गई थी, बहुत बहुत गंदे लेवल की। और उसके बारे में ये सब बिलीव करना सबके लिए आसान था, लेकिन सिंगल मदर, मॉडर्न इन हाँ आउटलुक, आउट गोइंग, क्राइम रिपोर्टिंग करती है, तो फिर कुछ भी कहो उसके बारे में पीठ पीछे लोग मान लेते हैं। और सो इट वाज वेरी इजी, इट वाज लाइक वन स्टेप अहेड कि अच्छा इतना सब है तो फिर ये भी किया होगा उसने। ओके, जस्ट बिकॉज वो एक महिला थी, जस्ट बिकॉज शी वाज अ वेरी सक्सेसफुल रिपोर्टर। तो छोटा राजन का इंटरव्यू किया था उसने, लाइक शी वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू गेट राजन्स इंटरव्यू। ऑब्वियसली जो लोग सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको दिमाग में वो बात चुप गई थी। सो बाय द टाइम शी वाज अरेस्टेड उसके दोस्त बहुत कम बचे थे इंडस्ट्री में, तो सभी लोगों ने बिलीव कर लिया कि हाँ भाई इसने ऐसा किया होगा, शी मस्ट बी पार्ट ऑफ द मर्डर प्लॉट। सो नोबडी स्पोक इन हर सपोर्ट, नोबडी स्पोक इन हर फेवर। सभी लोग, पुलिस जो कहते थे कि आज इंट्रोगेशन में ये मालूम पड़ा है और ये किया है, सब लिख देते थे ब्लाइंडली, विदाउट क्वेश्चनिंग इट, विदाउट वेरीफाइंग इट, लिख दिया करते थे। उसका कैरेक्टर पूरा असैसिनेट कर दिया गया, करियर ख़त्म कर दिया गया। इट वाज जस्ट दैट। यही सेम चीज़ रिया चक्रवर्ती के साथ भी हुई, बिल्कुल, कैरेक्टर हाँ, असैसिनेशन। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही है कि पहले कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है, बाद में फिर उसको कन्विक्ट करो या ना करो वो अलग चीज़ है। राइट, एग्जैक्टली। सो इट इज़ दैट। बट जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो जो इंटरनल जर्नलिस्ट के बीच में कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे, वर यू ऑल, मतलब ऐसा था कि वर यू स्कैर्ड कि आज इनको किया है कल हमें भी अरेस्ट कर सकते हैं? Yes, we सिस्टम का डर हो गया था तब? सिस्टम का लाइक वी वोंट से डर, बिकॉज व्हेन यू हैव कवर्ड द पुलिस फॉर सो लॉन्ग, you don't exactly have fear, but you have concern and you have outrage. So जितने भी मुट्ठी भर लोग जिग्ना के फेवर में थे वो लोग ये सोचते थे कि एक जर्नलिस्ट पर हाथ डाल कह सकती है पुलिस, उसको अरेस्ट कैसे कर सकती है, और क्या एविडेंस है, लाइक व्हाट एविडेंस आर यू प्रेजेंटिंग टू प्रूव योर कंटेंशन? देयर इज़ नो एविडेंस। तो वो था वो कि कल को किसी के साथ भी हो सकता है। बट व्हेन शी वाज एक्विटेड वी ऑल वर विंडिकेटेड कि तुम अगर लाइक यू कैन मेक द पीपल बिलीव एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को अरेस्ट कर लोगे, कह दो कि इसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कल को तुमको वो प्रूव भी करना है। सो या दैट वाज इट वाज अ मैसिव एम्बैरेसमेंट फॉर द पुलिस। सो एंड व्हाट हैपेंड विद जेडे वाला जो केस था, उसमें फाइनली पता चला हु मर्डर्ड हिम? राजन गैंग के कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। सो दैट इज स्टिल, वो लोग हैं जेल में हैं अभी भी। So they were harassment. See, Indian law में the thing about the Indian law is that in a murder case आपको motive prove नहीं करना पड़ता. Okay. आपको crime prove करना पड़ता है. So the fact and crime is proved on facts. Yeah, exactly. So उसमें यार फिर वो जितने भी ये थे कॉल डेटा रिकॉर्ड्स ये वो इसके बेसिस पे प्रूव कर लिया था. So
The fact that he was murdered and that somebody murdered him, the fact that he was murdered and somebody murdered him from the Rajan gang was pretty much substantiated. तो Right. उनको अरेस्ट करके रख दिया गया जेल के अंदर. Okay. जिग्ना was released. So yeah. आप कभी मिले हो किसी क्रिमिनल से या गैंगस्टर से पर्सनली? हाँ मिला हूँ. I mean कौन they था? were not very ideal circumstances and a lot of things I can't talk about, but I have had interactions with criminal elements for sure. कैन यू मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? आपको you won't know कि वो क्रिमिनल है. ओके. आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मतलब जिसके ऊपर 50 केस है वो आपके सामने बैठा हुआ है. इज लाइक जस्ट एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. वो फैक्चुअली बैठ के आपसे बात कर रहा है एंड देन इट डिपेंड्स कि वो उसका रवैया कैसा है. इफ ही इज कंफर्टेबल एडमिटिंग कि हाँ मैंने किया है तो वो कह देगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मतलब जितने भी बार हम क्राइम वाले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आई स्पीक टू जर्नलिस्ट, आई स्पीक टू पुलिस ऑफिसर्स एंड इनफैक्ट मिलिट्री ऑफिसर्स एज वेल. आई आस्क देम दिस क्वेश्चन कि जब वो टेररिस्ट के साथ में भी उनका एनकाउंटर्स होते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज उस टेररिस्ट का माइंडसेट क्या है? तो इन दैट सेम वे आई वांट टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल का माइंडसेट, बिकॉज जब आप एक ट्रिगर दबा रहे हो या आप एक किसी को चाकू मार रहे हो, उसके बीच में देयर इज दिस 1 सेकंड का एटलीस्ट आपके दिमाग में थॉट आता होगा. ट्रू. सो व्हाट इज हैपनिंग? दे आर कॉन्शियसली चूजिंग उस थॉट को और आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए एंड उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए. हाँ बिल्कुल. इट्स अ कॉन्शियस चॉइस. सोचते हम सभी है ना. एट सम पॉइंट वी हैव ऑल विश्ड डेथ फॉर समबडी और द अदर. या There are only a few of us who actually do that, right? तो that is there. मतलब but it's not like वो करने के बाद में उसके यहाँ पर कोई लेवल छप जाता है. He is still वो लगता तो ऐसा ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट या यू नो कि he has done this. तो बस आपका अप्रोच एक अलग होता है. उसके रवैये में या उसके अपीयरेंस में ऐसा कुछ भी आपको अलग दिखाई नहीं देगा. बट डू यू थिंक एक क्रिमिनल एक्ट्स इसलिए करता है बिकॉज कंडीशन ही वैसी होती है, पैसा नहीं है घर में, वो सब जो भी फिल्मी स्टोरीज जो बताई जाती है उसलिए, या है कॉन्शियस चॉइस है कि क्रिमिनल ही बनना था? आई बिलीव एनीबडी इज केपेबल ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल. काबिलियत सबके अंदर है. इट्स जस्ट दैट द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट फॉर एवरी केस. तो आप कोई एक फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. अपने करियर में सबसे पहला डेड बॉडी मैंने देखा था वो 5 टुकड़ों में था. व्हाट वाज दिस केस? तारदेव में विलिंगडन क्लब के बाहर में उसके वॉचमैन को 3 सूटकेस मिले रखे हुए. कोई रख के चला गया था. खोल के देखे तो अंदर टुकड़े थे बॉडी के. तो उसने पुलिस को बुलाया. मैं उस वक्त लेट नाइट शिफ्ट पे था. मैं वहाँ पहुँचा. जब तक मैं पहुँचा उन टुकड़ों को इकट्ठा मिलाया जा रहा था. बदबू फैली हुई थी. सो केस दर्ज हुआ. इंक्वायरी शुरू हुई और अल्टीमेटली मालूम यह पड़ा कि जो मरा था ही वॉज अ डेली वेज लेबरर ओके फ्रॉम अनदर स्टेट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. वो यहाँ बम्बई में और 3 लोगों के साथ में रहता था. ही वॉज शेयरिंग अ रूम. ये जो बंदा जिसका मर्डर हुआ वो काफ़ी सिंसियर था. वो हर हफ्ते पैसे बचाकर अपने गांव मनी ऑर्डर भेजा करता था. बाकी तीनों शराबी थे, नशेड़ी थे. तो उनको आज की जो डेली वेज मिली वो उन्होंने उड़ा दी. पैसे ख़त्म हो गए तो इसके पास मांगते रहे. तो उनको मालूम था कि इसके पास पैसे रहते हैं हमेशा और वो देने से इनकार करता था. तो एक दिन उसके ऊपर झगड़ा हो गया. इन तीनों ने उसको मार दिया. अब उसका कहना है कि मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम तीनों उस पर टूट पड़े. वो मर गया. अब क्या करें? तो चाकू ले आया बाज़ार से. उसको गरम किया ताकि हड्डी आसानी से कटे. फिर काट के बैग में रख के वहाँ पर छोड़ के भाग गए. तो दे वर नॉट सम क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स और दे वर नॉट सम डेविल इनकार्नेट. वो लोग थे आपके और मैं ऐसे कॉमन लोग ही थे. पर उस वक्त उनके हाथ से वो हो गया तो उन्होंने कर दिया. राइट. अपने वो न्यूज़ पढ़ी अभी रिसेंटली एक आई थी जो नया आईफोन लॉन्च हुआ यूपी में. 2 टीनेजर्स ने आईफोन ऑर्डर किया फ्रॉम फ्लिपकार्ट. डिलीवरी गाय वेंट देयर. उसको मार दिया जस्ट बिकॉज पैसे नहीं देने थे. सो मतलब द मोटिव कैन बी इतना छोटा मोटिव भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. मोटिव कैन बी एनीथिंग. यू नेवर नो. मतलब आधे इसमें तो इट बिगिंस विद अ वेरी सीरियस अटैक बट मारने का इंटेंशन नहीं होता पर मर जाता है आदमी. वो भी हो चुका है. एंड कहीं कहीं पर देर इज़ actually that murderous rage. कहीं कहीं पे there are people who find themselves capable of taking a human life without any effect on their psyche. They become professional killers. Okay. But इस पॉडकास्ट के लिए आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग इतने सालों तक करने के बाद इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं इसी फील्ड में, डू यू थिंक आपके साइकी के ऊपर भी इफेक्ट होता है इसका? बिकॉज जैसे आपने कहा कि आपने वो डेड बॉडी देखी, वो टुकड़ों में पड़ी थी. आई एम श्योर उसका एक डीप इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हुआ होगा. एंड देर आर सो मेनी. आपके मेंटोर है हुसैन जैदी. ही हैज सीन मुंबई अंडरवर्ल्ड कम्प्लीटली. तो डू यू थिंक कि क्राइम रिपोर्टर के साइकी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है ओवर द ईयर्स देन? होता है. एंड PTSD के प्रॉब्लम्स होते हैं?
Honestly, I am yet to see somebody who's suffered that kind of PTSD, to be very honest. I don't want to unnecessarily glorify my profession also. ऐसे लोग हैं जिनको वो अच्छा नहीं लगा, वो लोग क्राइम रिपोर्टिंग ही छोड़कर कोई और बीट करने लगे, ऐसे भी लोग हैं. ऐसे भी लोग हैं जो करते रहे. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई थिंक क्राइम रिपोर्टिंग हैज़ मेड मी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम्स. तो जब तक मैं उन पर जो गुजरी है या उनकी जो व्यथा है वो पूरी तरह समझता नहीं हो, तब तक आई कांट डू माई पार्ट इन ट्राइंग टू एंश्योर जस्टिस टू देम. एंड दिस इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़. उनके इसमें the kind of cases I have seen over the years, it enables me to take a more sensitive stand towards them and try to do my part in highlighting what they have gone through. Because मैं हमेशा कहता हूँ कि no matter what anybody would like to believe, journalists are not judge and jury. We don't decide anything. हमारा काम है कि जो हुआ है वो सारी जानकारी लेकर के हमारे रीडर या व्यूअर के सामने रखना एंड लेट देम डिसाइड कि दुनिया में ये हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए. So I think being a crime reporter has enabled me a lot to have that kind of empathy towards victims. I think that is also why, based on sheer word of mouth, a lot of cybercrime victims approach me saying ऐसा हुआ है, हम क्या करें. That is also why I've had the pleasure of mentoring so many young interns who are now great journalists in their own right. So I think that is a change that I have felt in myself over the years. I have become sensitive. बट देन मैंने एक बार एक स्पेशल फोर्सेस में जो आर्मी ऑफिसर थे उन्हें इंटरव्यू किया था एंड आई हैड आस्क्ड देम दिस कि जब आपका एक टेररिस्ट के साथ में वो एनकाउंटर चल रहा है एंड यू आर चेजिंग हिम, एट वन पॉइंट ऐसा हो सकता है कि द लाइन्स बिटवीन योर यूनिफॉर्म एंड हिज मोटिवेशंस, आइडियोलॉजी, इंटेंशंस दे गेट ब्लर्ड एंड किस पॉइंट पे आप उस तरफ चले जाओ आपको आइडिया नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों के पास में गन्स एंड बोथ आर ट्रेन टू किल. आई वांट टू आस्क यू दैट सेम क्वेश्चन, क्योंकि आप इतना ज़्यादा क्राइम की दुनिया को देखते हो, डू यू थिंक कभी ऐसा होता है कि द लाइन्स गेट ब्लरी एंड यू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड? That's a personal filter you have to keep for yourself. That's what you call a moral compass. Like, there are enough people I interact with कि जिनके साथ में इंटरेक्शन के आगे कुछ करके मैं अपना फ़ायदा कर सकता हूँ, पर वो करना है या नहीं मुझे डिसाइड करना है. It's up to me whether I want to cross that line. Of course, But the are lines there are people blurred. who do that, who take that opportunity? Yeah, there are. दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा अपना मॉरल कंपस है जो तुमको गाइड करता है. वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी ले ऑफ्स हो सकते हैं या पे कट्स हो सकते हैं, कोई एडिशन ही बंद हो सकता है. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. अचानक से यू आर अ टीवी वीडियो जर्नलिस्ट फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड देन अचानक दे डिस्कवर मोबाइल जर्नलिज्म, तो कैमरामैन को निकाल के वो लोग मोबाइल पे वीडियो शूट करना शुरू करते हैं. तो इट्स वेरी ईजी टू स्ट्रे. पर वो अल्टीमेटली वो कदम उठाना है या नहीं, तो नाउ बी इट अ जर्नलिस्ट, बी इट अ पुलिसमैन, बी इट अ सोल्जर, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस. गौतम जी, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के लिए. Thank you so much. हमने आज बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड किया एंड वी रिकॉर्डेड 2 podcasts. Yeah. I enjoyed the Oh, conversation. I enjoyed it too. It Thank you just so much. Brought back so many Experience memories of my own career. I'm glad if I could do that. So thank you so much. इसके बाद में भी आपके साथ में बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल, जब भी आप क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो आई थिंक ये तो साइबर क्राइम्स तो होते ही रहेंगे एंड क्राइम एज वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कभी बंद नहीं हो सकता. इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन.